अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमने कहाँ सेक्शन 16 कर लिया था? नहीं, सेक्शन 16 से हमें स्टार्ट करना है ना। सेक्शन 28 नहीं एक सेकंड और पीछे जाना है। कहाँ से करना है? 26 हो गया था हमारा, मोमेंटम चल रहा था हमारा। हमने जो है सेक्शन 29 हमारा चल रहा था, आपके ने 7 पॉइंट रह गया। चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग कहाँ सेक्शन 28, जिस तरह आप लोग बता रहे हैं सेक्शन 28 कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा हमने 3-4 चीजें लिखी थी, कहाँ गए पेन? पेन कहाँ चले गए? जो सारे पड़े हुए थे, भरने तो नहीं चला गया वो? जाके शेख साहब बोलो ना, हम लोग पेन एक भी नहीं है यार, उसको बोलो फौरन लेके आओ यार। कहाँ चले गया वो भरने के लिए? हाँ, ये चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में ना हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तुम्हें फोकस का लेवल रखना है, क्योंकि इसमें देखिए पास पेपर देखें आप, इसके कोई अटेम्प्ट खाली नहीं है, कोई अटेम्प्ट इसकी खाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? ले आया, थैंक यू, क्या चाहिए आपको? थैंक यू। पर्पल पेन भी लाता हूं। चलें जी। अच्छा हमने मेमोरेंडम में शेख साहब क्या क्या पढ़ी थी? जनरल चीजें। सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ कंपनी, सही है। नंबर 2 क्या आप लोग बताएंगे मुझे? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। नंबर 3 एक सेकेंड, नंबर से नीचे लिखते हैं, सही है। रजिस्टर्ड ऑफिस, नहीं एक सेकेंड, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ ना, वो सब में नहीं आएगा ना, सही है। लायबिलिटी स्टेटस, सही है कि लायबिलिटी कौन सी? फिर आएगा नंबर ऑफ शेयर। सही दोस्त, आ गए, शुक्रिया। पर्पल नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था कि ये सब में यूनिफॉर्म होगा, 1 2 3 4 सबके अंदर यूनिफॉर्म होगा। आइए इसको आगे बढ़ते हैं। हमने मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा उसके अंदर? नेम ऑफ कंपनी आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आएगा, सही है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आएगा, अंडरटेकिंग आएगी, और इसके अंदर जो है लायबिलिटी का स्टेटस आएगा कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। इसके बाद हमने छठी चीज क्या पढ़ी थी कि अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आएगा, सही है। नंबर ऑफ शेयर्स कहें, शेयर कैपिटल कहें, एक ही बात है। मतलब वो इस तरह आएगा, 10,000 शेयर है मिसाल के तौर पे, 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, तो ये बन जाएगा आपका 1 लाख। 1 लाख का एक जीरो कम हो गया, ये नीचे डाल दिया हमने। अच्छा जी, फिर हमने पढ़ा मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सही है। इसका हमने लास्ट पॉइंट हमने इसका पढ़ना है। कह रहा है इफ द कंपनी है द शेयर कैपिटल, देखो इफ क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए गारंटी लिमिटेड ना हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, सही है। हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होती है, सही है। If the company has a share capital, the memorandum shall also state the amount of the share capital with which the company proposes to be registered. जनरल सी बात है, अगर शेयर कैपिटल होगा जब भी वो बताएगा कि कंपनी का कितना शेयर कैपिटल है। And the division thereof into shares of a fixed amount, वही बात है, division thereof into shares of a fixed amount and the number of shares taken by each subscriber, वो तो एंड में आएगा ही आएगा सबके, सही है। जो मैंने बताया था ना कि एंड में जो है नाम लिखे होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उनके कितने लिए उन्होंने, सही है, फेस वैल्यू आ जाएगी, उनके CNIC नंबर वगैरह, इस तरह की एड्रेस वगैरह, 1-2 चीजें इसकी और आती हैं, हम आगे देख भी लेंगे। अच्छा सेक्शन 29 कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, इसके अंदर क्या फर्क होना चाहिए शेख साहब आप बताएं? बिल्कुल यही फर्क होगा इसके अंदर लायबिलिटी स्टेटस में। बाकी ये भी नेम ऑफ कंपनी भी आएगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस भी इसका होगा, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा, इसके नंबर ऑफ शेयर्स भी होंगे। अगर इसका नंबर ऑफ शेयर, अगर इसमें भी वही वाली बात है, हैविंग शेयर कैपिटल भी होगी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल भी होगी। लिमिटेड बाय शेयर्स में तो होंगे शेयर कैपिटल, वहाँ इफ से शुरू नहीं किया था इसने, यहाँ पे इफ से क्यों शुरू कर रहा है कि हैविंग और नॉट हैविंग दोनों इसके अंदर होंगे। शेयर कैपिटल नहीं होगा तो गारंटी तो होगी। हाँ देखो, शेयर कैपिटल नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई पैसा इंजेक्ट नहीं किया होगा, पैसा तो इंजेक्ट किया होगा, लेकिन उसके आगे शेयर नहीं इशू होंगे। सर ऐसा भी होता है ना कि गारंटी लेटर कंपनी में बाइंडिंग एंड बैलेंस तो शेयर होल्डर होते हैं, गारंटी देते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ वही तो है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होगा तो वही होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में यही होगा,
बिल्कुल ऐसी है, सही सही चीज आपने आइडेंटिफाई करी है। अच्छा फिर अब इसमें क्या कह रहा था, नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड शिक्षक विद द वर्ड अनलिमिटेड एज लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। जाहिर सी बात है जिस तरह शेयर कैपिटल गारंटी लिमिटेड में गारंटी लिमिटेड था, यहाँ पे अनलिमिटेड आएगा, सही है। फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, अगेन ये सारी चीजें सेम है, 0.2 0.3 0.4 ये सेम है, 0.5 भी इसके अंदर सेम है, पढ़ भी लेते हैं एक दफा तसल्ली के लिए। फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज द प्रोविंस और पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ प्रोविंस एज द केस में बी, ये कौन सा था, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, सही है। इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएट, अगेन देखो मेमोरेंडम में सिर्फ प्रोविंस का जिक्र है, सही है, सिटी का जिक्र नहीं है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आ गया तीसरा, सही है। देखो मैं ये जो दूसरा पॉइंट है ना मैं आगे कनेक्ट करवाऊंगा, एक सेकंड में पूरे पढ़ लूं फिर आप पूछिएगा। चौथे में कह रहा है द कंपनी शैल ऐड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन देयर मेमोरेंडम। फिर पांचवें में कहता है लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर्स इज अनलिमिटेड। आखिरी बात वही है जो 7 लिखी हुई थी ऊपर वाले में, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या, इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल द मेमोरेंडम शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल विद व्हिच द कंपनी प्रोपोजेस। प्रोपोजेस हमने समझ लिया था कि क्यों लिखा है प्रोपोज, क्योंकि कंपनी बनी नहीं है अभी, बन रही है। प्रोपोजेस टू बी रजिस्टर्ड एंड द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर। जी शेख साहब आपका सवाल था। इसमें ना हर जगह मेमोरेंडम में पॉइंट 3 में पैसा लाना बिजनेस, या तो उसकी डेफिनेशन सॉरी दोबारा बताइए। हर मेमोरेंडम में जो क्लॉज है 2029 जो हो गया, हाँ उसमें थर्ड टर्म में लिखा से लिखा है इसमें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, हाँ, तो मतलब इसको इलैबोरेट नहीं करना है मुझे कि नहीं आप ये देखेंगे द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी इज, फॉर एग्जांपल आ जाता है हमारा है राइस, बस ये लिखना। हाँ मेमोरेंडम में यही लिखना होगा। मेमोरेंडम में आप डिफाइन थोड़ी करेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होता है, सही है जी। यहां तक चीजें क्या सिंपल थी। हमने पढ़ा मेमोरेंडम किसका, लिमिटेड बाय शेयर्स का, अनलिमिटेड का पढ़ा, और हमने गारंटी लिमिटेड का हमने पढ़ लिया। अब आगे से चीजें टेक्निकल स्टार्ट हो रही है। अगेन ये याद करने वाली चीजें नहीं है, सेक्शन 28 हो गया, 29 हो गया, 27 हो गया, याद करने वाली नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए क्या नेम ऑफ द कंपनी आता है, ये नहीं पूछेगा वो, ये नहीं पूछेगा, उसके बाद बहुत क्वेश्चन है। याद नहीं, नहीं ये सब नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, ये 3 सेक्शन नहीं इनको याद करने की जरूरत। तो आपको पता होना चाहिए कि मेमोरेंडम में क्या आता है। आपको ये पिछले 10 साल के भी उठाएंगे, ये पास पेपर में नहीं आया हुआ, तो अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। लेकिन अगेन मेरे बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें इसके अंदर होती क्या है। लेकिन टिप्स में होनी चाहिए, जिस तरह मैंने आपको टिप्स पे चीज़ें कराई हैं, सही है। नेम ऑफ कंपनी आएगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस आएगा, लायबिलिटी स्टेटस आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, सही है। और 2 जगहों पे नंबर शेयर इफ से बात हो रही है, गारंटी लिमिटेड वाले मेमोरेंडम में और अनलिमिटेड वाले में। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक सेक्शन है, सेक्शन 30। अच्छा इसमें कह रहा है बोरिंग पावर्स टू बी पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम। देखो मेमोरेंडम में जो ना वो कह रहा है कि देखो अगर मेमोरेंडम में लिखा हो या ना लिखा हो, कंपनी के पास ये डीम्ड पावर होगी। शेख साहब देखिए, कंपनी के पास ये डीम्ड पावर होगी टू बोरो, सही है, बोरो सही है, लेंड सही है, फाइनेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, ये उसके पास जो बोरो कहें फाइनेंस ऑब्टेन कहें एक ही बात है, ये उसके पास जो है पावर होगी। ये लिखा होना जरूरी नहीं है, सही है। वो कह रहा है कि ये चीज लिखी होनी जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डीम्ड है कि कंपनी के पास ये पावर, जैसी कंपनी बन गई तो कंपनी अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए, आप लोगों ने किसी ने कॉस्टिंग पढ़ी है, पढ़ रहे हैं ना, वर्किंग कैपिटल, तो आप बजटिंग पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल का लोन होता है, सही है, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल का आप लोन उठाते हैं, ये तो वो लोन क्या क्यों उठाते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस ऑपरेशन को रन कर सके। तो वो कह रहा है वो लोन उठाने के लिए आपका मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी नहीं है, आपके पास एक डीम्ड पावर है। तसव्वुर की जाएगी कि हर कंपनी के पास ये पावर है, इसका लिखा होना जरूरी नहीं है मेमोरेंडम में। नॉट विद स्टैंडिंग, देखो जब भी ये वर्ड यूज हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इसका मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ ये बात अप्लाई होगी। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होता है कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ हो, यहां पे जो बात लिखी हुई है वो अप्लाई होगी, सही है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड कहां पे, इन दिस एक्ट, एक्ट में कुछ भी लिखा हो या मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो या आपने आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हो। अगर आपने आर्टिकल्स के अंदर लिख भी दिया कि कंपनी डज नॉट हैव एनी पावर टू बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो जो आपका क्लॉज है वो नल एंड वॉइड होगा, सही है। सही है, क्या कह रहा है,
दोबारा पढ़ते हैं, द मेमोरेंडम, सॉरी कॉमा के बाद पढ़ते हैं, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द पावर टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट, किस चीज के अरेंजमेंट, फॉर ऑब्टेनिंग क्या, फॉर ऑब्टेनिंग लोन, एडवांसेस, फाइनेंसेस और क्रेडिट। क्रेडिट कैसे कहते हैं, उधार, क्रेडिट कैसे उधार, देखो कॉर्पोरेट कल्चर में जो है सारी चीजें उधार पे चलती हैं, सही है। आप जो सामने वाले को बेचोगे वो भी उधार में बेचोगे, आप डेटर रिकॉर्ड करते हो, आपकी बैलेंस शीट में आपने सबने देखा होगा एक आ रहा होता है डेटर, सही है। क्यों आ रहा होता है डेटर, अगर कैश सेल होती तो डेटर तो आता ही ना, हर चीज कैश। फॉर एग्जाम्पल आप आज किसी करियाना की दुकान पे जाएं, उसके पास डेटर नहीं आ रहा होगा, सही है। आप किसी पान वाले की दुकान पे जाएं या किसी भी बोतल वाले की दुकान पे आए, मतलब एक जनरल समझाने में किराने वाले में भी आ रहा होता है, लोग आगे पीछे के फ्लैटों में घरों में सप्लाई कर रहे होते हैं, महीने खाते बन रहे होते हैं, मैं जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वहां पे उसके पास जो है डेटर नहीं आ रहा होगा, क्यों, वहां पर सामान लेता है, सामान देता है आपको, आपसे पैसे लेते हैं, हाथ तो हाथ चल रहा होता है। लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। कंपनियां कब करती हैं, जब कंपनी की मोनोपोली होती है। जैसे एंग्रो वो है, एंग्रो कौन सी है, एंग्रो केमिकल्स जो है, सही है, ये कैश पे काम करती है, क्रेडिट पे नहीं करती। अगर क्रेडिट पे करना है तो उनके डीलर्स हैं, वो डीलर एंग्रो से खरीदता है, एंग्रो आ गई, सही है, कैश पे करती है, इससे डीलर खरीदता है, अब डीलर से फिर कंपनी खरीदे अगर जो है उसको उस पर करना है, लेकिन डीलर महंगा देता है, डीलर अपना मार्जिन रखता है। फॉर एग्जाम्पल डीलर 1 रुपये का मार्जिन रख रहा है, ₹1 पर केजी कह लें, लीटर कह लें, जो भी उसकी डिनोमिनेशन है उस हिसाब से मार्जिन रखता है। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ अलग एंगल से बता रहा हूँ, उसमें इस एंगल से बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बता रहा हूँ कि क्या होता है कि कंपनियां जो है सब जो है देती भी उधार पे हैं, लेती भी उधार पे हैं, सब उधार का चल रहा होता है। इंशाल्लाह जब आप लोग बजट बनाएंगे तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कॉस्टिंग में किस तरह बजट बनता है। मेरे ख्याल से वो वहाँ है, CA फाइनल में, MFA में आ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत कहते हैं ना जहन लगता है उसमें, अच्छा एक मुश्किल एक तगड़ा टॉपिक है वो बजटिंग का। सब कुछ उन्होंने इंटर में डाल दिया, सिर्फ लॉ को बस फारिग कर दिया, बाकी सब जो है मुश्किल कर दिया, सही है। एंड टू इशू अदर सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज। हमने बोला था कि कंपनी अगर पैसा उठाना चाहे, जब मैं लिस्टिंग पे समझा रहा था मैंने कहा था कंपनी का मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वेरी गुड डिबेंचर्स कहा था, सुकूक्स कहा था। तो ये क्या है जी, ये आप क्या करते हैं, ये सिक्योरिटीज हैं। क्यों इशू करते हैं आप, कि आप जो है इससे जो है पैसा उठाएं, नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नहीं है, इसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट नहीं देते। डिबेंचर्स में देंगे, सॉरी उसमें नहीं देंगे, शेयर्स में नहीं देंगे आप। शेयर सुकूक इस्लामिक होता है, सुकूक जो है इस्लामिक होता है। के इलेक्ट्रिक देखेंगे अक्सर सुकूक इशू करता रहता है। इसके बाद जो डिबेंचर है, दोनों एक ही चीज है, दोनों लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, दोनों लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन एक इस्लामिक है एक कन्वेंशनल है। वही तो कह रहा हूँ, डिबेंचर नहीं, शेयर्स बोला ना मैंने, शेयर्स मैंने गलती से बोल दिया था, मैंने तो करेक्ट कर लिया ना, शेयर्स। हाँ नहीं प्रेफरेंस शेयर तो वो आप उसके बल्कि हाँ वो भी डिविडेंड बेस्ड है, सही है, इरिडिमोल दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। एंड टू इशू अदर सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल पब्लिक। ब्रॉडली इसने कवर कर देते हैं, करेक्ट क्या है, सेक्शन में कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसके अंदर कह रहा है कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल्स के अंदर कुछ भी लिखा हो, मेमोरेंडम के अंदर कुछ भी लिखा हो, कंपनी एक्ट के अंदर आपके पास जो हर कंपनी के पास ये पावर है क्या, कि वो लोन उठाए, सही, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से, या क्रेडिट दे उसको, या एडवांस दे या एडवांस ले, कुछ भी वो कर सकती है, इसमें लिखा होना जरूरी नहीं है। क्लियर है शेख साहब? अच्छा ये 31 सेक्शन बड़ा ही बच्चों वाला है, इसको मैं जस्ट रीड करता हुआ चलूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आपने याद भी नहीं करना। मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइन एंड डेटेड, मुझे मेमोरेंडम प्रिंट होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, पैराग्राफिंग होनी चाहिए, सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। द मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन से शुरू किया, आपने डर चला दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ आपने शुरू किया, यहाँ फुल स्टॉप डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहा भाई पैराग्राफ में बनाओ, सही है। नंबर्ड कंसेक्यूटिवली साइंड बाय एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड डेटेड। देखो मैंने एक चीज बताई थी शेख साहब कि आपके मेमोरेंडम के एंड में क्या आता है, सब्सक्राइबर का नाम आता है, नंबर ऑफ शेयर्स आता है, आखिर में मैंने वो जानबूझ के उस वक्त नहीं बताई थी, उसका सिग्नेचर भी आएगा, सिग्नेचर भी आएगा। और क्या क्या आएगा अभी नीचे और देखते हैं, सही है। द सब्सक्राइबर शैल ऐड हिज प्रेजेंट नेम इन फुल, सही है, जो उसका प्रेजेंट नेम है। जैसे बाद लोगों के 2 नाम होते हैं, घर में पुकारने का नाम अलग होता है, कह रहा वो सब नहीं लिखना, जो CNIC पे है वो लिखो।
हिज ऑक्यूपेशन, क्या करता है, फादर नेम, अब्बू का नाम लिखो। इन द केस ऑफ मैरिड वुमेन और विडो, हर हस्बैंड्स और डिसीज्ड हस्बैंड्स नेम। अगर कोई शादीशुदा औरत है या बेवा है तो उसके हस्बैंड हयात हैं या मर गए हो तो उनका नाम लिखेंगे, सही है। हिज नेशनलिटी बताएंगे, आप पाकिस्तानी है, बंगाली है, क्या है। एंड हिज यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं आप, ऐसा तो नहीं आपका घर है यहाँ है, आप पाए अम्मी के वो जाते हैं, ससुराल में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा रहते हैं वहाँ का एड्रेस देना है, समझे शेख साहब। मुझे तो एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, सही है। अब वो जा रहे लॉ को एक पावर दे रहा है, एससीबी को एक पावर दे रहा है, क्योंकि अगर एससीबी कुछ और बोलता है तो कंपनी ही ना बोले कि भाई देखो हमने तो ये पढ़ा है लॉ में, बस यही करेंगे। इसके वो कह रहा है सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर एंड शैल लाइकवाइज ऐड हिज पर्टिकुलर। जो विटनेस होता है अक्सर देखिए लोन अग्रीमेंट्स हो गए, चार्ज वगैरह फाइल होता है तो एक विटनेस होता है। विटनेस क्या करता है, विटनेस में क्या होता है, विटनेस का मकसद क्या होता है, विटनेस जो है डॉक्यूमेंट को वो नहीं कर रहा होता, विटनेस हमेशा साइन को टेस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक लोन अग्रीमेंट किया, मैंने बैंक से लोन अग्रीमेंट किया, लोन अग्रीमेंट को तो साइन मैं करूंगा, सही है। आप दोनों को मैंने विटनेस रखा है, विटनेस के कॉलम होते हैं कि भाई विटनेस है, विटनेस 1 आ गया, विटनेस 2 आ गया। अब यहाँ मुस्तफा साइन कर रहे हैं या शेख साहब साइन कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो इस सिग्नेचर को कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये इसने हमारे सामने किया, ये जाली सिग्नेचर नहीं है, कि ये बंदा जाली नहीं है, ये बंदा सही है। इसी को बुरहान को लोन दिया गया था, बुरहान ने ही साइन किया है, बुरहान ने खुद साइन किया है, ये बुरहान का ही सिग्नेचर है। तो ये लोन को पे ऑफ करने की जिम्मेदारी बुरहान की है, लेकिन बुरहान की जेन्युइननेस की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, आप लोगों ने विटनेस किया है। बुरहान को पकड़ेंगे, बुरहान को पकड़ेंगे, विटनेस इसको तो वैसा नहीं कि आपसे लोन रिकवर कर लेंगे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आप देखो यहाँ से टेक्निकलिटीज हमारी चैप्टर की स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। अभी 3-4 सेक्शन जो मैंने पढ़ाए ये नहीं है, वो बोरिंग टू पावर्स टू बी इंक्लूडेड भी नहीं, कोई ऐसा याद करने की चीज़ नहीं है, लेकिन समझ जरूर लेना। कोई अगर कोई सिनारियो बना दे, लिख दे कि मेमोरेंडम में ये लिखा हुआ है, कोई 2 नंबर का उसको कोई सवाल ना समझ में आ रहा, इस तरह का कोई सवाल बना दे तो वो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से जो है ना देखो टेक्निकलिटी चैप्टर की जैसे कहते हैं ना कोर चीजें शुरू हो रही हैं। नेम क्लॉज था, बिल्कुल था, नेम क्लॉज से ही पूछता है वो, लेकिन अगेन यहाँ से अब जो है आपकी टेक्निकल चीजें स्टार्ट हो रही हैं। अब आप यहाँ से अपना फोकस जो है बढ़ा देंगे। शेख साहब ने अब कोई भी जमाई नहीं लेनी है, सही है शेख साहब? देखते हैं कहाँ तक होता है, नहीं होगा खत्म, पेलना थोड़ी है, पढ़ना है। क्यों शेख साहब? पेलेंगे तो खत्म हो जाएगा, पढ़ेंगे तो नहीं होगा। पढ़ना है ना, तो जमाई नहीं लेना बस, सही ना? अच्छा देखो अब शुरू करते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम। देखो ऑल्ट्रेशन का क्या मतलब है, चेंजेस, सही है। वो कहते हैं देखो मेमोरेंडम, देखो अच्छा देखो मुझे एक चीज बताओ, मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आती है क्विकली? नेम, लायबिलिटी, सही है। अब बताओ जब ये आती ही 5 चीजें तो चेंज भी किसमें होगा? इन्हीं चीजों में होगा। इसके अलावा कुछ चीज है ही नहीं उसके अंदर। आर्टिकल्स तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ भी लिख दो आर्टिकल्स में, मैं आगे जाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन मेमोरेंडम कुछ बड़ी दुनिया नहीं है। मेमोरेंडम एक 2 पेज का डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, सही है। तो भाई ये चीजें 5 चीजें उसके अंदर हैं, ये 5 चीजों में ही से ही चेंज होगा। मिसाल के तौर पे शेख साहब कंपनी का शेयर कैपिटल था 100 मिलियन, सही है। कंपनी लिस्ट होने जा रही है, लिस्ट होने जा रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मुस्तफा को बताओ शेयर कैपिटल हो गया 120 मिलियन। अब क्या करना है कंपनी को? एडजस्ट करेंगे ना भाई। आप जो है ये कर रहे, ये चेंज 100 से 120 हो गया, क्या ये मेमोरेंडम वैलिड है? गलत हो गई ना उसके अंदर इन्फॉर्मेशन। अब आपको मेमोरेंडम रिवाइज करना है। मेमोरेंडम को रिवाइज करने को बोलता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे वर्ड फॉर्मेट में पढ़ा, तुमने टक चेंजेस करी, प्रिंट निकाला, हो गया, नहीं। कह रही सिर्फ तुम्हारा राइट नहीं है, जितने मेंबर्स लिखे हैं ना उसके अंदर, ये इतना शेयर कैपिटल है, जितने ये लोग हैं इनसे इजाजत लो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। वही 75 वाली बात, सही है। फेवर में होंगे, जितने प्रेजेंट है उनका 75% अगर फेवर में है तो पास होगा, वरना नहीं होगा। ये तुम्हारे पास थोड़ी राइट है कि तुम 100 को 120 करके प्रिंट कर दो इसको। ये कोई आपकी अपनी जागीर थोड़ी है भाई। इन सब ये सब लोग हैं इसके पीछे, 100 मिलियन के पीछे लोग हैं, लोगों को पैसा लगा है, आपका राइट नहीं है, सही है। तो वो कहता है मेमोरेंडम जो है, मेमोरेंडम में कोई भी चेंज आए, रजिस्टर्ड ऑफिस आपका चेंज होगा तो भी होगा, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या? प्रोविंस, प्रोविंस का जिक्र था वहां पे। अभी आगे हम इसको मजीद पढ़ेंगे, देखते हैं इसके अंदर और भी बातें।
सिमिलरली आपने क्या किया, पहले थी आपकी प्राइवेट लिमिटेड, अब आपने कहा लिस्ट होना, या लिस्ट के लिए पहले तो पब्लिक लिमिटेड बनानी पड़ेगी, अब आपकी हो गई सिर्फ लिमिटेड। समझो पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब एबीसी लिमिटेड हो गई। क्या ये चेंज नहीं है? चेंज है। वो कह रहे ऐसे थोड़ी कि आपने प्राइवेट, आप वाले मेमोरेंडम के वर्ड में गए, आपने प्राइवेट हटाया, स्पेस खत्म करी, बना दिया। क्या नहीं, आप इसको कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा है, कंपनी चेंज हो रही। हाँ, लफ्जों का ख्याल रखा करें, नहीं इसी तरह के लिख के आते हैं फिर लोग नंबर कटते, स्टेटस चेंज हो रहा है। सही है। तो वो कह रहे ऐसा नहीं कि आपने मिटाया और खुद सही कर दिया। लायबिलिटी आपने लिमिटेड थी, आपने अनलिमिटेड कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चेंजेस हैं वो कह रहा है भाई देखो आप जो है ये आपका अपना डॉक्यूमेंट नहीं है, सारे मेंबर्स का है। ऐसा नहीं कि एक बंदा बैठ के सही कर ले, ये आपको जो है सबसे इजाजत लेके 75% वाली चीज है, ये आपको करना पड़ेगी। आइए अब इसको पढ़ते हैं विद दिस ब्रीफ बैकग्राउंड, इसको पढ़ते हैं, इसको मजीद समझेंगे। तो में पढ़ेंगे सेक्शन को, सेक्शन बड़ा है। अ कंपनी में ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट मेमोरेंडम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू किस लिए करेंगे? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड वाइस वर्सा। मैं पहले 2 पढ़ता हूं, फिर आगे एक सवाल है आप लोगों से। फ्रॉम वन प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस एंड वाइस वर्सा। इसमें शेख साहब पता है वाइस वर्सा का क्या मतलब है? सर यार तो ये हो सकता है, गैस टॉयलेट हो जाएगा। नहीं, मुझे पढ़ के बताएं, पहले वाले पॉइंट का वाइस वर्सा बताएं। कैपिटल टेरिटरी से दूसरे प्रोविंस में जा रहा होगा। वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर फिर प्रोविंस का क्यों जिक्र है? अगर लाहौर से फैसलाबाद जा रहा है तो शहर हो गया, कराची से, हाँ तो शहर हो गया, चेंज तो हो गया ना। मेमोरेंडम में क्लॉज में दिया था कि शहरों में से प्रोविंस हो जाते हैं। वेरी गुड। मेमोरेंडम में प्रोविंस मेंशन था रजिस्टर्ड ऑफिस का। ये चीजें हमेशा लिंक करना सीखें। बावकत होता है क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आपकी लिंकेजेस नहीं बन रही होती, आप लिंक नहीं कर रहे होते तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे तो आपका आंसर गलत होता है। वो कह रहा है सिटी की तो उसने बात ही नहीं करी, क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में सिटी मेंशन नहीं होती, विद इन सिटी चेंजेस भी मेंशन नहीं होते। हमारा ऑफिस जो है फेडरल बी एरिया से उठ के 3 साल पहले 2019 में 2 साल पहले फेडरल बी एरिया से उठ के गया साइड सुपर हाईवे। हमने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, सिर्फ एक एससीसीपी का फॉर्म था, वो हमने भर के एससीसीपी को दे दिया। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम में एफबीए लिखा हुआ ही नहीं था। अगर मेरा ऑफिस कराची से, रजिस्टर्ड ऑफिस कराची से लाहौर चले गया, तब करेंगे, प्रोविंस चेंज हो गया ना। अब करेंगे। यहाँ सिर्फ शहर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ आपका प्रोविंस चेंज हो रहा है। लेकिन अगर यही कराची से उठ के हैदराबाद चले गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बन रहा है, लॉजिक बन रही है, क्लियर हो रहा है? यहाँ फोकस बढ़ाइएगा। मेमोरेंडम की एक चीज का चेंज का फैक्ट पढ़ लिया हमने। आइए दूसरा देखते हैं। चेंज इट्स, हाँ बोलो। स्पेसिफिकली इस्लामाबाद इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोविंस। नहीं फाटा नहीं है। इस्लामाबाद जो है किसी प्रोविंस का पार्ट नहीं है। आप गाड़ी देख, आपके पास गाड़ी होगी, सही है, उस गाड़ी में क्या लिखा होता है नंबर प्लेट में आगे? सिंध। पंजाब की होगी, उस पर लिखा होगा छोटा सा पंजाब, सही है। बलोचिस्तान की होगी, उस पर बलोचिस्तान लिखा होगा, सही है, उसमें आईसीटी लिखा होता है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। प्रोविंस कैसे नहीं है? इस्लामाबाद इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, बी में क्या कह रहा है? चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। वो कह रहा है ऐसा नहीं कि तुमने पहले सीमेंट का काम करते थे, अब तुमने शुरू कर दिया फूड का काम, तो तुम ऐसे ही चेंज कर दो उसको। नहीं, तुम उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। थोड़ी सी बात है और चीज है, लेकिन क्या तो प्रिंसिपल एंड एक्सपोर्ट क्या? बस एक्सपोर्ट बोल दिया और नहीं एक्सपोर्ट नहीं, ये नहीं, प्रिंसिपल लाइन नहीं बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या चीज? फिर क्या कह रहा है सी में? अडॉप्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी और एनी चेंज देयरिन व्हिच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अप्रूवल अंडर एनी लॉ। कह रहा अगर कोई आप ऐसा बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं, सही है, भले से जिससे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज नहीं हो रहा आपका, आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, आपने बहुत सारी चीजें लिख दी थी, सही है, प्रिंसिपल ब्रॉड कैटेगरी में आपने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बना दिया, भले से आप उसी के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दवाइयों का काम करते हैं, एक कोई मेडिसिन है जिसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, पहले में कोविड आया था, वो अगर आपको अप्रूवल चाहिए क्या मिशन का,
सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि मैं ये वैक्सीन हम इंपोर्ट कर सकें, वरना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है कि अगर इस तरह का आप कोई काम करें जिससे आपका जो है अप्रूवल की जरूरत है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या अथॉरिटी, तो वो क्या करेंगे, आप जो है मेमोरेंडम को अमेंड करेंगे। अडॉप्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, और देखो अडॉप्ट मतलब आप चीज ला रहे हैं, अमेंडमेंट नहीं कह रहा, अपनाना, एक कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, सही है। एनी एक्टिविटी और नहीं चेंज देयरिन, या पहले कोई ऐसी चीज कर रहे थे उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, सही है। जिसमें अगेन देखो इसमें और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में क्या फर्क है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में भी तो आपको एक्टिविटी ही कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे लाइसेंस की बात है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्टिविटी बात कर रहे हैं विच रिक्वायर लाइसेंस और अप्रूवल, समझे। जब ये इसने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को अलग किया। देखिए एबीसी में इसने मैंने जो 5 बातें करी थी उसमें से 2 बातें कवर हो गई। कौन सी बात कवर हो गई, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कवर हो गई, और जो है इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वाली बात उसमें कवर हो गई, और दोनों में कह रहे हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी बाकी की बातें रहती हैं। द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट टेक अफेक्ट अंटिल कंफर्म्ड बाय द कमीशन ऑन पिटिशन। अब देखो इसमें एक और एडिशनल बात कर दी कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करोगे, प्लस क्या कह रहा है, कंफर्मेशन। इस तरह की हमने बात एक और जगह पढ़ी थी, नाम में भी पढ़ी थी हमने, कि ये केस होगा तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का, ये केस होगा तो अप्रूवल नहीं चाहिए होगा। अगर ओनली चेंज इज कन्वर्जन, प्राइवेट से पब्लिक हो रही है तो उसमें नहीं चाहिए होगा। देखो चीजें कनेक्ट हो रही है, मिलती जुलती बात पड़ी थी, बिल्कुल। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि यार अगर कोई चेंज नेम में चेंज है तो आपको जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ अप्रूवल भी चाहिए कमीशन का, बट इफ ओनली चेंजेस कन्वर्जन ऑफ कंपनी देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर सच अप्रूवल, सही है। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, सिर्फ इन 2 के साथ ये कंडीशन लगा रहा है। द ऑल्ट्रेशन शैल नॉट टेक अफेक्ट अंटिल कंफर्म्ड बाय द कमीशन ऑन पिटिशन, हाउएवर अब देखो क्या कह रहा है, एबीसी के नीचे वाली बात लिखी और उसमें एक चीज निकाल रहा है, हाउएवर एन ऑल्ट्रेशन टू चेंज इट्स प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल नॉट रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द कमीशन। मतलब क्या हुआ, ए हो और सी हो तो रेजोल्यूशन प्लस कंफर्मेशन लिख लें, ए के आगे भी लिख लें RES करके रेजोल्यूशन लिख दें प्लस कंफर्मेशन लिख दें, सी के साथ भी यही चीज कर दें, बी में आप लिख दें ओनली रेजोल्यूशन, सही है। A copy of the duly certified order of the SECB shall be forwarded to the company and to the registrar within 7 days from the date of the order। ये किसको कह रहे हैं, कंपनी को कह रहे हैं, हाँ कंपनी को कह रहे हैं, कमीशन को कह रहा है, कमीशन को कह रहा है, हमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ये कमीशन की रिक्वायरमेंट है। शेख साहब उसी के नीचे वाले पॉइंट है कि कमीशन की रिक्वायरमेंट है। कमीशन क्या करेगा, कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो है कंपनी को देगा और रजिस्ट्रार को देगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन, क्या अब ऑर्डर की बात करें, देखो चेन बनाओ, सबसे पहले क्या, स्पेशल रेजोल्यूशन, सही है। फिर क्या होगा, ऑर्डर किस चीज का होगा, कंफर्मेशन का ऑर्डर, सही है। ये आपने ये कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये कंपनी की जिम्मेदारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है, रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, सही है। इसके बाद क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहे हैं, ये किसको देगा, और ये कमीशन किसको देगा, कंपनी को देगा और रजिस्ट्रार को देगा, सॉरी कमीशन की जिम्मेदारी है, कमीशन की जिम्मेदारी है। अभी ये कौन करेगी, कंपनी पास करेगी, तो ये कंपनी ने पास कर दिया, कंपनी को क्या चाहिए, अब ऑर्डर चाहिए कंफर्मेशन का, सही है। अब वो कह रहा है कि सही आप ऑर्डर कितने दिनों में देंगे, 7 दिन के अंदर देंगे। ऑर्डर की कॉपी किसको देंगे, कंपनी को देंगे, कंपनी को देंगे ना, बिल्कुल नहीं दोनों को SECB खुद देगा, एक कॉपी रजिस्ट्रार को देगा, एक कॉपी कंपनी को देगा विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाँ ये सब SECB करेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, अब ऊपर वाले ऑर्डर की बात हो रही है, अब यहाँ कंपनी की जिम्मेदारी है, कंफर्मिंग द ऑल्ट्रेशन एंड द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। जरा आप ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास कर रहे हैं, फॉर ऑल्ट्रेशन, शेख साहब ऑल्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ऑल्टर्ड मेमोरेंडम और क्या, कॉपी ऑफ द ऑर्डर। क्या करना है आपको, आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। 7 days के अंदर कमीशन रजिस्ट्रार को दे देगा, रजिस्ट्रार के पास आ जाएगा, लेकिन कंपनी को कह रहा है वो कि तुम भी दो, लेकिन ऑर्डर के साथ साथ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम भी तुम दोगे।
अच्छा ये 21 डेज वाली बात कर रहे थे ना? नहीं 21 डेज वाली यहाँ नहीं आएगी, नहीं ना, मीटिंग थोड़ी करा, मीटिंग तो हो गई ना, ये यहाँ तो मीटिंग हो गई, यहाँ मीटिंग हो गई ना, दोबारा मीटिंग थोड़ी करा रहे हैं हम। सही है, ये मीटिंग हो गई, उसने उसको कहा कि तुम जो है ऑर्डर जो है ऑर्डर करने के बाद 7 डेज के अंदर कंपनी को दोगे। कंपनी को कह रहा है कि तुम जो है 30 डेज के अंदर, मतलब 21 डेज और हैं उसके बाद, 23 मजीद 23 दिन तुम और ले लो, तुम ऑर्डर और ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम दोगे। द पीरियड ऑफ 30 डेज में बी एक्सटेंडेड बाय द कमीशन। कमीशन की जो आप रिक्वेस्ट करेंगे, कोई रीजन हो तो आपका वो पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। अब देखो आगे पढ़ो, रजिस्ट्रार शाल रजिस्टर इट एंड इशू अ सर्टिफिकेट व्हिच शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंप्लायंस विद द अबव प्रोविजन। अब क्या होगा, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। कौन करेगा ये इशू, रजिस्ट्रार करेगा। अब यहां समझो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी तक क्या पढ़ा हमने, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है किन चीजों के लिए, अगर आपका प्रिंसिपल है ना, बिजनेस चेंज करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड करना है जिसमें आपका लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हो। मुस्तफा सुन लो, सही है, स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करना है। लेकिन अगर आपका प्रिंसिपल, अगर आपका जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का मसला है या आपका ऑब्जेक्ट का इशू है, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ एक कंफर्मेशन भी चाहिए होगी कमीशन की, ऑर्डर चाहिए होगा। सही है, फिर वो कह रहा है कि ऑर्डर जो है कमीशन खुद, कमीशन कह रहा है, कमीशन को कह रहा है कि ऑर्डर जो है आप 7 दिन के अंदर अंदर जब कर दो, तो 7 दिन के अंदर अंदर किसको दे दो, रजिस्ट्रार को दे दो और कंपनी को दे दो। फिर कंपनी को कह रहा है कि जब आपको मिल जाए तो आप 30 डेज, फॉर एग्जाम्पल अब यही वाली बात अब तुम लोग इंशाल्लाह जवाब दे दोगे। सुनो 1 को उसने ऑर्डर दिया, देखो मुस्तफा इधर देखो, 1 को उसने ऑर्डर दिया, उसके पास कब तक का टाइम है, 7 तारीख तक का टाइम है। कमीशन के पास 7 तारीख तक का टाइम है कि वो ऑर्डर आगे पास ऑन करे, किसको दे, कंपनी को और रजिस्ट्रार को। अब कंपनी के पास कितना टाइम है, 30 तारीख तक ना, टोटल 30 ना, 30 है ना। वो 30 डेज में क्या करेगा, किसको देगा, वो रजिस्ट्रार को देगा। सही है, अब मुझे बताओ, ये हमारी है रिक्वायरमेंट। अब 1 को उसने ऑर्डर कर दिया, अब फॉर एग्जांपल उसने दे दिया कंपनी को 3 तारीख को, अब कितने दिन के अंदर कंपनी को देना है, नहीं यहाँ डेट क्या आएगी, 30 है। फॉर एग्जांपल ये 1 जनवरी थी, ये 7 जनवरी थी, ये 30 जनवरी थी, ये 1 जनवरी है, 3 जनवरी, यहाँ कौन सी डेट आएगी, हाँ 3 फेब कौन से आ गया, 30 हाँ 30 डेज है ना, ये जनवरी है बेटा, 3 जनवरी है ये, फेब तुम 3 फेब कह रहे हो, सही है, तुम 3 फेब कह रहे हो, और तुम क्या कह रहे हो, तुम 30 जनवरी कह रहे हो। दोबारा पढ़ो इसको, पढ़ो इस क्लॉज को दोबारा पढ़ो। शाह साहब, शेख साहब आप पढ़े, तुम भी पढ़ो मुस्तफा, शेख साहब को पैराग्राफ नहीं मिला, इनको पैराग्राफ बताइए। अच्छा क्या लिखा है उसके अंदर, तो आपने जवाब सही दिया, ऑर्डर तो ये देखो ना, 3 तारीख को उसने आगे दिया कंपनी को भाई 7। शेख साहब दोबारा सुने, ऑर्डर जिस दिन पास हुआ वो कह रहा है, SCCB को कह रहा है लॉ कि तुम 7 दिन के अंदर कॉपी देनी है, 7 दिन के अंदर आप जो है कंपनी को और रजिस्ट्रार को देंगे। कंपनी को कह रहा है फिर आप 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर आगे रजिस्ट्रार को देंगे। तो जब यहाँ 3 तारीख को देखो, वहां पे क्या पढ़ा था हमने, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस बोला था, तो हमने यहां से गिने थे मुस्तफा, देखो हाँ याद है ना, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में हमने ये डेट कंसिडर करी थी, ये नहीं करी थी ऊपर वाली। यहाँ पे ऊपर वाली क्यों कर रहे हो, क्योंकि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनिंग फ्रॉम SCCB नहीं कह रहा। अगर वो कहता है इतने दिन के अंदर तो फिर यहां से गिनते। आइए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रार शाल, अच्छा सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रार, लेकिन मैं रिवाइज कर रहा था ना, ये चीजें हो गई, सही है। सुनो ये मैं यही कर रहा हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना है। फिर मैंने यहाँ तक बता दिया था कि ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर किस में चाहिए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के अलावा दोनों में ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर जो है जिस दिन वो दे देगा 7 दिन के अंदर किसको देगा, कंपनी को देगा और रजिस्ट्रार को देगा SCCB। कंपनी का क्या जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर कॉपी ऑफ द ऑर्डर और ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, दोनों चीजें किसको देगा, रजिस्ट्रार और कंपनी को देगा, सॉरी कंपनी को देगा।
फिर उसको रिसीव करने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा। वो सर्टिफिकेट जो है कंक्लूसिव एविडेंस होगी कि सारे प्रोसेस प्रॉपर्ली एज पर लॉ परफॉर्म हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ऑल्टरेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ वन कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस टू अनदर। देखो इसमें वो कह रहा है, देखो अगर मुझसे सुनो, इसको इससे मिटाते हैं यार, उससे बहुत टाइम लग जाता है। देखो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एससीसीबी के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में, सुनना शेख साहब, एससीसीबी के ऑफिस पूरे पाकिस्तान में, अगर मिसाल के तौर पे आपका कराची से लाहौर जा रहा है, यहाँ पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, ये सारे जो भी रिक्वायरमेंट थी करी, वो कह रहा देखो यार अब कराची का एक अलग रजिस्ट्रार होगा, सही है। यहाँ पे जो है ये फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ये मिसाल के तौर पे जो है ये मिस्टर एक्स हैं, सही है। अब वो कह रहा है बंदा चेंज हो रहा है, कह रहा भाई यहाँ पे अब सारी तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन किसके पास है, मिस्टर ए के पास है, कह रहा भाई अभी सारी चीजें मिस्टर एक्स के पास पहुंचा दो, है वो देखेगा ना आपकी कंपनी को, तो कह रहा भाई सारी चीजें जो है आप मिस्टर एक्स के पास पहुंचा दो। एक सेकंड पहले पढ़ लेते हैं फिर सवाल लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑल्टरेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, शेख साहब, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम जुरिसडिक्शन, जुरिसडिक्शन कहते हैं एरिया को, ऑफ वन कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन ऑफिस कराची वाले ऑफिस से निकल के कहां चला गया, टू अनदर, लाहौर चला गया। फिजिकल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द अदर रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी हैज बीन शिफ्टेड। अब ये रजिस्ट्रार की मर्जी है, खुद कर दे, ये कंपनी को बोले कि भाई कर दो, तो उसको वापस कर दे, बोले भाई तुम दे दो। वैसे नॉर्मली क्या होगा, रजिस्ट्रार इसको खुद करेगा। वैसे पहले यहाँ पे विद इन सिटी अगर ट्रांसफर तभी होगा ना, ये मतलब कराची में रहते ही किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, वो कोई जगह इस जगह पे ना, हाँ क्योंकि लोकेशन की बात हो रही है। हाँ ये एग्जांपल जरा कराची लॉ कीजिए, फिर तो पूरा सीधे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन प्लस कंफर्मेशन तो ना वो होगा ना, ये उसी सेक्शन में तो चल रहा है ये सारी बातें। अच्छा ये कहीं भी हो, कराची से हैदराबाद में भी हो गया। हाँ अगर ये देखो ये जर्नल भी है, ये इसमें इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हैदराबाद का कोई अलग है एससीसीबी का ऑफिस, तो वहां भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो जुरिसडिक्शन से निकल जाए। देखो क्लॉज को समझो, वो कह रहा है अगर मैं एक रजिस्ट्रार हूँ, मेरी जुरिसडिक्शन है ये फॉर एग्जांपल पूरा कराची की जितनी भी कंपनीज है मेरे अंडर आती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये हैदराबाद के रजिस्ट्रार हैं, अगर एक हैदराबाद में आपने कंपनी अपनी लेकर कराची से हैदराबाद, तो मेरी जुरिसडिक्शन से तो निकल गया ना। आप इसको थोड़ा एक इंडिपेंडेंटली आइसोलेशन में इस सेक्शन को पढ़ो, इस सेक्शन को इस पैराग्राफ को पढ़ो, इस पैराग्राफ को किसी सेक्शन से लिंक ना करें। वो जस्ट ये कह रहा है अगर जुरिसडिक्शन से निकल जाए तो फिर आपका मतलब हमने अपना रजिस्ट्रेशन ऑफिस मूव किया था फ्रॉम एफबी एरिया टू साइड सुपर हाईवे, तो वो वही रजिस्ट्रार था हमारा जो कराची का था। लेकिन अगर यही हम कराची से हैदराबाद कर देते, कराची से लाहौर कर देते, देखो इसका ताल्लुक स्पेशल रेजोल्यूशन से नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन तो वो है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में चले गए या इस्लामाबाद चले जाए, या वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वाली कहानी है, इसका ताल्लुक उससे नहीं है। यहाँ एक जनरल बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर रजिस्ट्रार की जुरिसडिक्शन से एक कंपनी निकल जाए और किसी दूसरे रजिस्ट्रार की जुरिसडिक्शन में चले जाए, वेदर प्रोविंस इज चेंज्ड और नॉट, तो आप जो है वो जो जितनी भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास चले जाएंगे। क्लियर है? अच्छा सर, ये ऑर्डर जो है ये कंफर्मेशन का ऑर्डर है ना, अब फॉर एग्जांपल मैं बी पे जाता हूँ, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल आना बिजनेस चेंज करनी है, तो उसमें कंफर्मेशन चाहिए नहीं आपको, लिमिट लिमिट नहीं कुछ के देना ही नहीं है रजिस्ट्रार को। अल्टरेशन तो नहीं ना मैम, हाँ अल्टरेशन जो हो गया ना मैम, हाँ उसको उसमें थोड़ी कवर किया उसमें। कॉपी जाएगी सिर्फ। देखें जहाँ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम की बात की वहाँ क्या लिखा है उसने, सही है, ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जब वहाँ ऑर्डर ही नहीं है तो 30 डेज कहाँ से गिनेंगे आप? तो कोई लिमिट नहीं है ना, उसका यहाँ जिक्र नहीं है, सही सही है, तो कंफ्यूज नहीं कर सकते ना। नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर ऑल्टरेशन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला कौन सा है? पॉइंट नंबर सी, सही है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं, पॉइंट नंबर सी। Alteration of its object clause, company shall pass a special resolution and shall only file the amended memorandum within 30 days from the date of change। 30 days from the date of change जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन, पॉइंट नंबर सी,
and adopt any business activity or any change therein which is subject to license administration permission. नहीं पॉइंट नंबर सी नहीं, सॉरी बी 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 पे सी नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज बी है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज बी है, सी नहीं है। वो मैंने नंबर आगे पीछे सही देखे नहीं, वो सी को बी कह दिया मैंने। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। देखो मैंने क्या कहा था, अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी जब बात का जवाब आया मुस्तफा, तुम जो पूछ रहे थे उसका जवाब है। तुम पूछ रहे थे ना सर उसमें तो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन है और कुछ है ही नहीं, मैंने कहा था अभी तक हमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी बात का जवाब आया है। मुस्तफा इज दिस क्लियर? शेख साहब मुस्तफा का सवाल समझे थे आप? जवाब मिल गया मुस्तफा को यहाँ से? फॉर अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाहिर है आपको कोई कंफर्मेशन वगैरह कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है एससीबी की, तो वो कह रहा है भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप क्या करेंगे विद इन 30 डेज। अच्छा फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, डेट ऑफ चेंज क्या होगी? This is change हो गया पूरा। जिससे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, बिजनेस स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, चेंज हो गया पूरा से क्या मतलब है? जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ वही डेट ऑफ चेंज कहलाई जाएगी। अभी हम मीटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ मैं मीटिंग में एक चीज पढ़ाऊंगा, वहाँ पे था मीटिंग इज एडजर्न्ड, मीटिंग एडजर्न हो जाए तो मीटिंग की जो रेजोल्यूशन की डेट है वो वही डेट होती है जिस दिन वो पास होता है। मिसाल के तौर पे, बल्कि नहीं अभी छोड़ दो इसको, ये वहाँ से कनेक्ट करेंगे, वो वहाँ पढ़ेंगे, अभी इसको यहाँ पे छोड़ दो। ये तो चेंज ना, अच्छा अब ये ऐसी जैसे कहते हैं सेक्शन है, पावर ऑफ कमीशन व्हेन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन। कमीशन को क्या करना चाहिए था? कमीशन में मेक एन ऑर्डर कंफर्मिंग द ऑल्टरेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट एंड मेक सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एज इट थिंक्स प्रॉपर। मतलब कुछ उसमें कुछ कंडीशन लगाना चाहती है वो आप नहीं अपील कैसे करनी है इसके अंदर कि अगर कोई कमीशन जो है ऑर्डर जो कर रही है उसके अंदर कोई भी अपनी कंडीशन वगैरह लगा के आपको दे सकती है। सेक्शन 35 अफेक्ट ऑफ ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट है, 33 को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 पढ़ते हैं। 35 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी हमने जो इससे पिछला सेक्शन पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑनलाइन में कोई भी नहीं है, चलें सेक्शन 35 पढ़ते हैं। नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्टरेशन, देखें उसमें देखें नोट्स में देखें, नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड, अभी देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको समझना, शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्टरेशन मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ब्रैकेट को भी छोड़ देते हैं, इफ सच ऑल्टरेशन रिक्वायर्स हिम टू। देखो कह रहा कोई भी ऑल्टरेशन से किसी मेंबर को आप बाउंड नहीं कर सकते अगर वो ऑल्टरेशन आपको क्या कह रही है, क्या कह रही है, 3 चीजें इसके अंदर वो बता रहा है। अरे वो ऑल्टरेशन आपसे क्या कह रही है? नंबर 1, टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स देन द नंबर हेल्ड बाय हिम एट द डेट ऑन विच द ऑल्टरेशन इज मेड। मिसाल के तौर पे आपके पास मुस्तफ़ा के पास हैं कितने 10,000 शेयर, वो कह रहा अभी देखो कंपनी जो है उसको बाउंड नहीं कर सकती कि हमें पैसों की जरूरत है, तुम 1000 शेयर और खरीदो, आप जो है उसको बाउंड नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 क्या? इन एनी वे इंक्रीजेस हिज लायबिलिटी एज एट दैट डेट टू, एज एट दैट डेट क्या मतलब? जिस दिन ऑल्टरेशन हो रही है, हाँ जिस दिन उसके शेयर्स जब, हाँ बिल्कुल, इन एनी वे इंक्रीजेस हिज लायबिलिटी एज एट दैट डेट टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल। कह रहे देखो लॉ बहुत ब्रॉड बात कर रहा है, वैसे शेयर कैपिटल जो आपकी लायबिलिटी है वो किस तरह होती है, आप मजीद शेयर खरीदेंगे तो मजीद आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ शेयर की बात उसने ए में कर दी, बी में कह रहा है किसी और तरीके से भी आप उसकी लायबिलिटी नहीं इंक्रीज कर सकते कि वो कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द शेयर कैपिटल। नंबर सी में क्या कह रहा है? अदरवाइज टू पे मनी टू द कंपनी, किसी और तरीके से भी आप उसको नहीं बोल सकते आपके कि यार मुस्तफा तुम मुझे पैसे दे दो लोन की मद में, और जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं यार तुम मेंबर हो तुम्हें देने पड़ेंगे, कंपनी होना बंद हो जाएगी, मसला मजा कह रहा फोर्स आप नहीं कर सकते, बाउंड आप नहीं कर सकते। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर द मेंबर अग्रीज इन राइटिंग। आप हो सकते हैं एग्री करते हैं, भाई ये बोल रहा है कि यार सही है यार कंपनी को जरूरत है, अगर मैं पैसे देने के तैयार हूँ, शेख साहब भी बोल रहे हैं हम पैसे देने के तैयार हैं, सही है, कुछ पैसा हम इंजेक्ट करेंगे तो कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, जो अभी ये कंपनी जो है तबाही की तरफ जारी हो सकता है ये सही हो जाए, और कुछ पैसों की जरूरत है हम ही देंगे और जनरल पब्लिक के पास जाएंगे, हो सकता है जनरल पब्लिक ना दे, बैंक ने आपको पैसे देने से मना कर दिया, आपकी हालत सही नहीं है, तो जाहिर है आप जो है ले सकते हैं। अगर वो कह रहा है कि अगर देखो उसने कहा कि जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी भी मेंबर से, सही है, क्या जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप मजीद शेयर लें,
सही है, किसी भी तरह से उसकी शेयर कैपिटल की लायबिलिटी बढ़ा दें कि और किसी और तरीके से उसको बोलेंगे भाई तुम पैसे दे दो, सही है। लेकिन क्या अगर सारे मेंबर्स अग्री कर जाएं या जो भी मेंबर्स हैं वो अग्री कर जाएं तो फिर ये आप कर सकते हैं। अग्री इन राइटिंग टू बाइंड देमसेल्फ ईदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्टरेशन। आइए मैं पहला पैराग्राफ दोबारा पढ़ता हूँ। नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्टरेशन। कौन सी ऑल्टरेशन? मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल आफ्टर द डेट ऑन विच ही बिकम्स द मेंबर। मतलब क्या हुआ, इसका बड़ी आसान सी बात है, आप लोगों को पढ़ने में सकता मुश्किल लग रही हो। मैं देखो मुस्तफ़ा मेंबर बना है 2020 में, ये ऑल्टरेशन हो रही है 2021 की मई में, सही है। अब मुस्तफा को बाउंड नहीं कर सकते इस ऑल्टरेशन के लिए कि आप अपने लायबिलिटी अपनी इंक्रीज करो किसी भी तरह पैसे देके या मजीद शेयर लेके या किसी और तरह शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करें। तो आप शेख साहब को देखें, शेख साहब आए हैं, अभी ऑल्टरेशन हो रही है, शेख साहब आए हैं 2021 के नवंबर में, ये ऑल्टरेशन यहां हो गई है, ये जो ऑल्टरेशन है यहां हो गई है। क्या शेख साहब जितनी भी अब इसके अंदर ऑल्टरेशन है, क्या शेख साहब इसके लिए बाउंड है? बिल्कुल बाउंड है, क्योंकि शेख साहब के आने से पहले हो गई है। शेख साहब नहीं कह सकते कि यार मुझसे उस ऑल्टरेशन के बारे में नहीं पूछा। कंपनी बोलेगी, लॉ बोलता है कि भाई देखो उस टाइम तो ये थे ही नहीं ना। ये इसके अंदर कह रहा है कि नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल बी बाउंड बाय एन ऑल्टरेशन मेड इन द मेमोरेंडम आर्टिकल आफ्टर द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ मेंबर। मेंबर बनने के बाद आप उसको कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन करके बाउंड नहीं कर सकते। मेंबर बनने से पहले जो है जो भी ऑल्टरेशन होगी वो उस पर बाउंड होगा। क्या शेख साहब नींद आ रही है आपको बहुत? आप लॉ की क्लास में हमेशा क्यों थक जाते हैं? चले ज़्यादा देर की नहीं है, 45 मिनट की क्लास है, ले लें यार। आज वैसे ही 2:30 बजे तो क्लास स्टार्ट हुई है। नहीं वैसे मैं करता हूँ, मैं खुद 2 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ाता, 1.5-2 घंटे मुश्किल होता है, पढ़ना भी मुश्किल है, पढ़ाना भी मुश्किल है। लेकिन अभी क्या करें, जिस वक्त क्लास लेट हुई उस दिन भी हमारे 40 मिनट की क्लास हो सकी, सिर्फ क्लास ही का हुई उस दिन। चलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। व्हेन ऑल्टरेशन इज, अच्छा अब कह रहा है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। बच्चों वाला सेक्शन है, अगेन सिर्फ ये इसमें कह रहा है कि भाई जितनी भी ऑल्टरेशन हुई है ना आपकी उसके अंदर, आप जितनी भी कॉपीज उसके बाद दोबारा निकालें तो वो ऑल्टर्ड कॉपी निकालें। इसको थोड़ी मुश्किल अल्फाज में कहना यही चाह रहा है। जाहिर सी बात है पुरानी कॉपी तो अब इररिलेवेंट हो गई ना, तो कह रहा है जितनी भी बाद में कॉपियां निकालें वो सारी आप ऑल्टर्ड कॉपियां निकालें। वेयर एन ऑल्टरेशन इज मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑल्टरेशन, की जो भी उसके बाद जो भी फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को ऑल्टरेशन हुई, उसके बाद जितनी भी आप कॉपीज निकालेंगे वो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी होगी। तो ये इशूड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑल्टरेशन शैल कंफर्म टू द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स सो ऑल्टर्ड। कंफर्म मतलब ये उससे मैच करनी चाहिए जो भी ऑल्टरेशन हुई है। क्लियर है? आइए अब हम पढ़ते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। शेख साहब ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, थोड़ा सा आपको जागना पड़ेगा। सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये सारे पेपर बनने वाले सेक्शंस हैं, कोई इसमें हल्का सेक्शन नहीं है। अब कह रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो अभी भी हमारी कंपनी बनी नहीं है, सही है, बन रही है, सही। हमने नेम क्लॉजेस पढ़े। अच्छा कुछ चीज़ें ज़ाहिर है इसकी सीक्वेंस इस तरह की है कि जिस तरह लॉ किताब बनी है कि आपको कुछ चीज़ें बात की भी बताई हैं। ऑल्टरेशन कब होगी? बनने के बाद होगी, ऑल्टरेशन पहले तो नहीं हो सकती। लेकिन अभी ये सेक्शन अगर हम देखें रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये अभी कंपनी बन रही है। वही बात, नेम रिजर्व हुआ, सही है, बिजनेस लायबिलिटी स्टेटस रजिस्टर्ड होगा, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल, बिल्कुल। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शैल बी फाइल्ड। अब देखो यहाँ क्या हो गया, अब तक क्या हो गया, मैं देखो सुनो, नेम रिजर्व हुआ, सही है, नहीं एक सेकंड, वो नहीं, नेम रिजर्व हुआ 60 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर आपने क्या किया, इन 60 डेज के अंदर आपने क्या किया शेख साहब? मेमोरेंडम और आर्टिकल आपने बना लिया। अब क्या करेंगे, उसको रख के थोड़ी बैठेंगे, अप्लाई करेंगे। ये सेक्शन उससे रिलेट कर रहा है। कंपनी आपके बनने की तरफ जा रही है, आगे बढ़ रही है, ये आपने कर लिया था 60 डेज के अंदर, आपने ये भी बना लिया। अब आप उसको दे रहे हैं कि भाई ये लो, इसको चेक करो, रिव्यू करो और हमारी कंपनी को बनाओ। क्या कह रहा है? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार, सही है, ऑफ द कंपनीज।
A declaration of compliance with the requirement of the act in getting the company registered shall be provided to the registrar along with the memorandum. एक memorandum के अंदर undertaking थी, एक होता है declaration. Declaration क्या होता है? I सैयद बुरहानुद्दीन हसन declare that I am a मतलब ये क्या नाम है member of this company and I abide by all the rules and regulation made there under in the company's act, और जो है फला 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 इस तरह करके आप एंड में एक साइन कर देंगे. अभी कंपनी नहीं बनी, कंपनी को कोई साइन स्टैंप नहीं होगी, अभी सील नहीं होगी. यहाँ कौन करेगा? सब्सक्राइबर करके देंगे. ये कंपनी अभी वजूद में नहीं आई है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कौन साइन करेगा डिक्लेरेशन को, लेकिन ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि डिक्लेरेशन शैल बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. सही है मुस्तफा बेटा? रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देखो यहाँ से सारी टेक्निकल बातें शुरू हो रही हैं. ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 भी इंपॉर्टेंट है. रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड. नेम आपने रिजर्व करा लिया, आर्टिकल मेमोरेंडम आपने बना लिया, आपने रजिस्ट्रार को दिया. रजिस्ट्रार कब रजिस्टर करेगा इसको? जब वो सेटिस्फाई होगा. क्या करके कि द कंपनी इज बीइंग फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पज. आपका प्रिंसिपल है ना बिजनेस चेक करेगा, देखेगा भाई ये ऐसा तो नहीं कि चर्च और ये कोई शराब की कंपनी बना के बैठ रहे हैं, चर्च स्मगलिंग करेंगे, इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है. लॉफुल है, लीगल बिजनेस है आपका. नंबर 1 चीज़ वो ये चेक करेगा, सबसे पहले वो ये देखेगा. भले से सारी चीज़ें आपने कंप्लाई करी लेकिन बिजनेस ही लॉफुल नहीं है तो आपको बाहर निकाल देगा. सही है ना? फिर दूसरी चीज़ क्या चेक करेगा? ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. कोई भी एक मिसाल दे दो नॉन कंप्लायंस की. हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है ना. हाँ नहीं पॉइंट नंबर 2 तुम सोचते रहना जब तक मैं ना बोलूं. नहीं, ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन. बताओ इसके अंदर क्या है? बगैर देखे बताओ. ये बहुत सारी चीजें हैं. चलो बताओ. तो मुस्तफा तुम सोचो, शेख साहब गलत बताने वाले हैं मुझे पता है. यहाँ पे लिखा था क्या ये है ना, अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट टू अरेंज चेंजेस देयर इन सब्जेक्ट टू लाइसेंस परमिशन और अप्रूवल अंडर द लॉ. ये जो सेक्शन 42 वाली कंपनी है, 42 वाली कंपनी की बात थोड़ी हो रही है, तो ओवरऑल मेमोरेंडम की बात हो रही है. अच्छा 42 वाली की 42 वाली की बात नहीं हो रही इसके अंदर. नहीं अभी आप अपना जवाब नहीं तक रखें, मैं आपसे पूछूंगा. एक सेकंड शेख साहब, मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूँ, जवाब दीजिए. ये पॉइंट 2 जो है पॉइंट 2 की कोई मिसाल दे दें. क्या ऐसी गलती होगी ऑल द कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो वो रजिस्टर नहीं करेगा? सर कंफर्मेशन की जो पहले मैं कंफर्मेशन जाने पड़ेगी ऑर्डर की, जो उसके बाद जाएगा. वो तो ऑल्ट्रेशन है बेटा, क्या हो गया? ऑल्ट्रेशन थोड़ी हो रही है, तो कंपनी भी तो मेमोरेंडम बना ही नहीं है. कंपनी बनी नहीं है, ऑल्ट्रेशन कहाँ से हो जाएगी? लिस्ट क्यों? कौन सी लिस्टिंग? अभी तो कंपनी नहीं बनी, लिस्टिंग कहाँ से होगी? सोचो. अच्छा है ना, गलत चीज़ें बाहर आनी चाहिए, गलत चीज़ें बाहर आनी चाहिए, तो गलत चीज़ें ध्यान में ना बैठे. मुझसे अब तुम बताओ. वेरी गुड, एक्सीलेंट. यही तो एरर है. ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम में लिख रहा है, एक मिसाल देता हूँ, 10,000 शेयर @10 इज इक्वल टू लिख दिया 20,000. एरर ही तो है ये. सही है. रजिस्टर्ड ऑफिस लिख रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस लिख रहा है लाहौर में. उसने बोला भाई लाओ पेपर लाके दिखा दो, कोई जगह खरीदी है, वो कराची की है जगह. सब्सक्राइबर लिख रहा है 6, 1 2 3 4 5 6. NIC दे रहा है 4 के, 2 के नहीं दे रहा. कह रहा है जैसे ये भी है, ये गलती तो है. सही है. ऊपर लिख रहा है क्या लिख रहा है? प्राइवेट लिमिटेड. नीचे मेंबर लिख रहा है कि 51 होंगे हमारे. चलो यूं ले लो, मेमोरेंडम मेंबर छोड़ो. प्राइवेट लिमिटेड लिख रहा है, सॉरी पब्लिक लिमिटेड लिख रहा है, पब्लिक लिमिटेड लिख रहा है. सही है. और यहाँ पे जो सब्सक्राइबर के नाम दिए सिर्फ 2 दिए. मिसमैच नहीं. पब्लिक लिमिटेड में तीसरा कहाँ है? कुछ भी है इस तरह का एक्सरसाइज. मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़ाया है इतना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ. वेरी गुड मुस्तफा. सही है. रजिस्ट्रार शाल रजिस्टर द मेमोरेंडम ऑफ. देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है. जब तक आप लोगों के अंदर सोचने की सलाहियत नहीं है ना, लॉ इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा. अच्छी बात है गलत चीज़ें बाहर आती हैं, गलत चीज़ों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है. वरना ये सारी देखो लिंकेजेस जब आप देखो ना, बाप के ऑल्ट्रेशन तो कंपनी बनने के बाद होगी ना. ऑर्डर ये सारी चीज़ें तो बात की बात है ना, उसके तो इससे कोई कहने का भी तो कंपनी बनी नहीं है. सोचने समझने की सलाहियत पैदा कराना ये मेरी
जो है अव्वलीन जिसे कहते हैं तरजीह होती है कि बच्चे को लॉ के अंदर सोचने की एबिलिटी टू थिंक इज द की इन लॉ। लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, इसमें एबिलिटी टू थिंक इज द की। अगर आपने एबिलिटी टू थिंक नहीं है लॉ के अंदर, ऑडिट के अंदर, आपका पेपर हमेशा अटकता है। चलिए जी, द कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सही है। इफ द रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, क्या ये मैटर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है शेख साहब? शेख साहब, क्या ये मैटर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है? पब्लिक लिमिटेड लिखा है, 2 मेंबर हैं, नहीं है। मतलब पब्लिक के साथ 3 होते हैं ना मेंबर्स, तो कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्रेरी कहते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट है, बिल्कुल है ना। अब क्या होगा इसमें? इफ द रजिस्ट्रार थिंक दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कॉन्ट्रेरी टू द लॉ और इज नॉट कंप्लीट, कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी का सीएनसी नंबर रह गया या कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, सही है, एक सब्सक्राइबर के आगे आपने नंबर ऑफ शेयर लिखे, दूसरे के आगे नहीं लिखे, सही है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट किस सेंस में नहीं है? यह तो डिफेक्ट है उसके अंदर, एरर है, सही है, या ओमिशन है। एरर और ओमिशन में क्या फर्क होता है शेख साहब? एरर तो गलती से हो गया, ओमिशन हो गया, आपने जानबूझ के हटा दिया। नहीं, हाँ, ओमिशन का मतलब होता है कुछ चीज, हाँ, ओमिशन मतलब थिंग व्हिच हैज टू बी इंक्लूडेड बट नॉट इंक्लूडेड, हैज टू बी इंक्लूडेड बट नॉट इंक्लूडेड इज ओमिशन। एरर क्या है? कोई गलती को कहते हैं। तो ये और नॉट प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड क्या मतलब होगा? विटनेस नहीं हुए। ऑथेंटिकेशन ही होती है ना कि आप सिग्नेचर को विटनेस कर रहे हैं कि हाँ ये बंदा मुस्तफा ने ही साइन किया है, सही है। ही मे रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट और रिमूव डेफिशिएंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। हो सकता है आपको वापस कर दे, बोले भाई 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी डेफिशिएंसीज रिमूव करके ले आओ। इफ एप्लीकेंट फेल्स टू रिमूव द डेफिशिएंसीज, अगर एप्लीकेंट जो है वो फेल करता, कहता है नहीं बहस कर रहा है या करके नहीं दे रहा, तो रजिस्टर क्या करेगा? आपका मे रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, आपका जो नेम था रिजर्व किया था वो सब उसको कैंसिल कर देगा। क्लियर है शेख साहब? If the registration of the memorandum is refused, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, गलत कर रहा है आपका रजिस्ट्रार, किसी और के हक में है, किसी और को नाम देना चाह रहा है, आपको दे दिया तो आपको कटाना चाह रहा है, आप चलो दोबारा वो नाम उसको दे दूं, तो क्या? द कंपनी में फाइल एन अपील बिफोर द कमीशन। बिफोर द कमीशन ये नहीं कि पहले कमीशन से पहले, बिफोर द कमीशन का मतलब है कमीशन को, हाँ, कमीशन के सामने, विद इन 30 days from the date of refusal. Refusal of what? Refusal of whom? Register by the commission. Oh, by the registrar. हाँ, बिल्कुल। Order of the commission on such appeal shall be final. कमीशन ने जो कहा है वो फाइनल होगी। कमीशन या मना करे तो बंदा चले कोर्ट से जा सकता है। वैसे कोर्ट, देखो कोर्ट जो है ना, कोर्ट कहता है कि हमारे पाने से आप किसी को नहीं रोक सकते। कोई भी किताब कुछ भी कहती है, कोर्ट कहता है हम सुप्रीम है, कमीशन को भी उठा लेगा वो। लेकिन आप किताब, लेकिन आप सवाल की हद तक आप ये लिखेंगे डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल। प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल जा सकते हैं, 110% जा सकते हैं। हाँ, वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन जा सकते हैं। सवाल का अगर जवाब दिया तो यस जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स मीन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। समझे? जैसे मैंने चीज समझाई थी, नेम रिजर्व हुआ, इसके बाद 60 डेज में अपने आप ये दिया। अब वो कह रहे इसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो रजिस्ट्रेशन मतलब समझा जाएगा कि वो इसका क्या मतलब है, इसके बाद वो ये आपको दे देगा COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम and articles mean the registration of the company. The registrar, if satisfied regarding the above mentioned क्या है शेख साहब? सर ये वाली बात है, registration of memorandum जो सारे दी उसने, जैसे नेम है, पेंशन है, वो सब अगर अप्रूव कर जाए रजिस्ट्रार, और क्या, और मतलब कोई एरर नहीं है उसमें, कोई डिफेक्ट नहीं है, और ऑथेंटिकेटेड है पूरा, और उसमें भी किसी की डेफिशिएंसी नहीं है। यहाँ ये तो वही सिनोनिम्स बता रहे हैं आप। और अब बचा क्या है? रिफ्यूजल नहीं है, रिफ्यूज। और ऊपर आओ इस सेक्शन के ऊपर आओ। हाँ, कंपनी लॉफुल पर्पस और सारी रिक्वायरमेंट एक्ट से कंप्लाई। बिल्कुल। देखो हर लॉ के ना, हर लाइन में एक मतलब छुपा होता है। बहुत कम बातें होती हैं, बेकार होती है। मैं खुद कहता हूँ यार सेक्शन रीड करके गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोचने देखा, ये सिर्फ मैं आपको सोचने की सलाहियत पैदा करवा रहा हूँ, वरना ये चीज़ें मैं अब तक ये चैप्टर कंप्लीट करा चुका होता है, इसके पास से भी हो जाते।
इससे भी थॉट प्रोसेस डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। देखो मुझे पता है, मैं यहाँ पे क्लास का मकसद क्या है कि जो मुझे पता है वो आपको भी पता हो। ये थोड़ी कि मैं झाड़ के चले जाऊँ चीज़ें और बस क्लास खत्म कर दूँ। ये है कि आपके अंदर सोचने की सलाहियत कैसे पैदा होगी। फिर कह रहे थे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन शाल। अब वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 3-4 चीजें आती है, नेम आता है, स्टेटस आता है, डेट कब बनी है वो आती है। सिंपल इसके अंदर चीजें, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वेदर इट इज अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, वेदर इट इज अ लिमिटेड या लिमिटेड के अंदर कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। सिंपल सी इसके अंदर बातें, 4 बातें इसके अंदर आ रही हैं। पब्लिक होता है ना? पब्लिक मतलब नहीं, कोई पब्लिक नहीं होता, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये कंपनी का अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। आपने बेटा बहुत लेट ज्वाइन किया है आसमा क्लास में। बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। इस क्लास को सुन जरूर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चैप्टर नंबर 2 में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, इसी वजह से स्लो पढ़ाता हूँ कि ये पूरी कंपनी लॉ की बेस है। हम इससे ज़्यादा स्लो किसी चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल स्पून फीडिंग करता हूँ मैं, क्यों? ये पहला चैप्टर है जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये पहला चैप्टर है जिसके पास पेपर्स अच्छे हैं, बेस बनती है यहाँ से। यहाँ मैं सोचने समझने की सलाहियत पैदा करवा रहा हूँ। क्या? हाँ, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। ये सवाल आ सकता है कि फलानी कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल रिफ्यूज हो गया, बताओ रीजन फॉर रिफ्यूजल। ये सारी चीजें आपने लिखनी होंगी इसके अंदर। कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए नहीं बनी होगी, कंपनी का क्या उसने रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट रूल्स मेड अंडर नहीं कंप्लाई किए होंगे, कोई डिफेक्ट वगैरह और डिफिशिएंसीज होंगी उसके, सही है, ऑथेंटिकेट नहीं उसके, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 18, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अक्सर इस सवाल को एग्जैक्ट पूछता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गई है इसकी, लेकिन अब 2-3 अटेम्प्ट से नहीं पूछा, 4 अटेम्प्ट से, इतना सिंपल सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछ रहा। लेकिन अक्सर इस चीज, जब इसको इस चैप्टर से कोई आसान सवाल बनाना होता था तो ये सवाल पूछ लेता था। पिछले तो नहीं, ये पास ओवर में 2 से 3 दफा आया हुआ है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में देखो क्या कहता है। अब देखो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मतलब है, कंपनी किस स्टेज पे खड़ी हुई है शेख साहब? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मतलब है, कंपनी किस स्टेज पे खड़ी हुई है? क्या ये कंपनी यहाँ है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना, यहाँ है, सर्टिफिकेट नहीं मिला उसको, रजिस्टर एमओ है ना, हाँ हो चुका है उसका। हाँ, तो सर्टिफिकेट की तो बात वो उसने तो कहा था कि मेमो रजिस्टर हो जाए, इसका मतलब कंपनी रजिस्टर हो गई। आप कह रहे कंपनी, अब तो ये नहीं मिला, हाँ, रजिस्टर के बाद मिलता है ना, तो अपॉन रजिस्ट्रेशन ही मिलता है वो। ये कोई अलग से स्टेप नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। रजिस्ट्रेशन किस तरह करेगा वो कंपनी की, वो ये पीस ऑफ पेपर देखिए करेगा। वो ये नहीं लिखेगा द कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन दिस, वो ये पेपर देता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये पेपर का देना है उसका। एक्सेप्ट करेगा तो ये बोलेगा कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, डायरेक्ट नहीं देगा। हाँ, एक्सेप्ट करके आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल नहीं करेगा, आपको वो ये देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द सील ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। समझे शाह साहब? सही है, समझ देखो ये चीज पता होनी चाहिए कंपनी के स्टेज पे कहाँ खड़ी है। ये सिनेरियो बेसिस में आपको यही चीजें पकड़नी होती हैं। जैसे अभी मैंने एक चीज पूछी थी, इन्होंने कहा कि ऑल्ट्रेशन वो कोड वो ऑर्डर वॉर्डर वाली बातें सब इररिलेवेंट हो जाती हैं। सही है ना, जो मैं पूछा था ना क्या होगा, तो आपने वो जो बात, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कंपनी किस स्टेज पे खड़ी है, फिर ये आप सिनेरियो बेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर स्टेज ऑडिट में भी ये चीज होती है, वो पूछते हैं कंपनी इन द प्लानिंग फेज, बच्चे ऑडिट प्रोसीजर लिख के आ जाते हैं, पूरा काट देता है वो सवाल। ऑडिट में फेलियर की वजह यही होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। सेम वजह लॉ में होती है। टैक्स इतना मुश्किल नहीं है समझना, न्यूमेरिक बहुत है ना टैक्स, कहीं ना कहीं से आप करके निकल जाते हैं टैक्स। आपने नहीं सुना होगा टैक्स किसी की 6 अटेम्प्ट हो गई, टैक्स किसी की 5 अटेम्प्ट हो गई। लॉ में आपने सुने होंगे 4-4, 3-3 अटेम्प्ट वाले भरे पड़े होंगे। ऑडिट में आप सुनेंगे, सीए फाइनल में भी सुनेंगे आप, भरे पड़े हैं बच्चे, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट हुई है, दिए जा रहे हैं, फेल हुए जा रहे हैं। क्यों? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। बच्चा वो पूछता है प्लानिंग स्टेज, बच्चा ऑडिट प्रोसीजर लिख के आता है। वो रिपोर्टिंग का पूछता है, वो बच्चा ऑडिट प्रोसीजर घुसा देता है।
तो वही वाली बात है कि यहाँ आपको जब तक ये चैप्टर जब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर के चैप्टर में इतनी नहीं है, मैंने मीटिंग के चैप्टर में इतनी नहीं है, वाइंडिंग अप में इतनी टेक्निकलिटीज नहीं है। यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है? अफेक्ट क्या है? द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैज द फॉलोइंग इफेक्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से अब जो सब्सक्राइबर थे वो सब मेंबर बन गए। सही है। अब कंपनी की लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, कंपनी की बोरिंग पावर स्टार्ट हो गई। सही है। अब क्या कह रहा है? इफेक्ट क्या होंगे? यही बातें इसके अंदर कह रहा है। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द सब्सीक्वेंट मेंबर्स। क्या फर्क है शेख साहब दोनों में? ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएं, आसमा आप भी बताएं। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मेंबर में 2 लोग शामिल हैं, मेंबर में 2 लोग शामिल हैं। नंबर 1 कौन है? सब्सक्राइबर। सही है। नंबर 2 कौन है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ये भी होते हैं, इन्होंने भी पैसे दिए हुए होते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। ये मेंबर की डेफिनेशन ये रही। अब बताओ। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने और इसने कंपनी बनाई, हम दोनों कौन हैं? सही है। 2 साल बाद इसने शेयर आपको बेच दिए, आप कौन है? सब्सीक्वेंट मेंबर। वेरी गुड। आसमा समझ में आ रही है चीजें? सही है। क्या कह रहा है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सिंपल सी बात है, बच्चे वाली बात कर रहा है। कह रहा है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड पाकिस्तान अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और किसी भी रेलेवेंट स्टैट्यूट में किसी को बॉडी कॉर्पोरेट कहा गया तो वही बॉडी कॉर्पोरेट होती है। याद है डेफिनेशन? डज नॉट इंक्लूड वो अलग है, हम नहीं सभी उसको नहीं पढ़ रहे। तो क्या कह रहा है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और जो सब्सीक्वेंट मेंबर्स हैं वो मिला के क्या बन गए? एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गए बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो नाम है वही नाम से आप पुकारे जाएंगे। फिर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। हर काम कर सकती है, मतलब सामान खरीद सकती है अपने नाम पे, सामान बेच सकती है अपने नाम पे, लोन ले सकती है अपने नाम पे, एडवांस दे सकती है किसी चीज का अपने नाम पे, क्रेडिट ले सकती है अपने नाम पे, उधार दे सकती है अपने नाम पे। क्लियर है? हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन पता है आप लोगों को? हाँ, इन्फिनिटी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इन्फिनिटी। कम जिस तरह पार्टनरशिप होती है, एक मेंबर चला गया तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। हम तीनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा हूँ, तुम दोनों संभाल लो। हमें पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है इसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी जिसमें हम दोनों पार्टनर्स होंगे। सही है। वो पार्टनरशिप जो डीड है हमारी वो डिसॉल्व होगी, दोबारा बनेगी, इनका नाम हटेगा, हम दोनों का नाम रहेगा। वेयर इन केस ऑफ कंपनी ये चीज नहीं होती। मेंबर आए मेंबर जाए, कंपनी अपनी जगह खड़ी रहती है। सही है। मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, परपेचुअल सक्सेशन में चलती रहती है कंपनी। कंपनी जो है एंड नहीं होती ऑन incoming of a member as well as outgoing of a member. Whereas in case of partnership firm, whether a member comes into the admitted into the partnership or retired from the partnership, but that partnership deed is dissolved and a new partnership deed is made. सही है। ये चीज कंपनी में नहीं होती। द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफ, स्टेटस का क्या मतलब है? वेरी गुड। स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। जो आपने जो शुरू में जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन दी थी, जो उसमें लिखा हुआ था स्टेटस वही है। वैसे स्टेटस तो वो सीओआई में भी लिख के देता है। देखिए सीओआई में ऊपर क्या लिखा है? वेदर इट इज अ लिमिटेड कंपनी, देखें, और अनलिमिटेड कंपनी, वेदर इट इज अ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी, वहां पे भी लिखा होता है। लेकिन इसने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को रेफर करा है तो वहां से भी हम इसको देख सकते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम्स होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर। मैंने एक आपको चीज समझाई थी पहले, बच्चों याद होगा आप लोगों को। अब देखो, मैंने कहा था जब बचपन में हमने अकाउंट शुरू करी थी तो हमने सबसे पहली एंट्री क्या पढ़ी थी? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट पढ़ा था हमने। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैश डेबिट और कैपिटल
क्रेडिट। अभी जो 100 मिलियन जो आए हैं, अब वो कह रहा है ये 100 मिलियन शुरू में तो आपने डाल दिए कंपनी में, 100 मिलियन आपने डाल दिए कंपनी में, तो अब यार इसके अगेंस्ट क्या होंगे, शेयर इशू होंगे। वो ये कह रहा है कि भाई जो इसके जो अगेंस्ट जो शेयर इशू होंगे क्या कहलाए जाएंगे, किसको इशू होंगे, सब्सक्राइबर को। सब्सक्राइबर विद द मोमेंटम बिकम होल्डर्स ऑफ द इनिशियल शेयर, इनके वो सारे होल्डर्स बन जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कितने दिन के अंदर सब्सक्राइबर से पैसा लेना होता है और उनको कितने दिन के अंदर शेयर इशू करना होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक इसने क्या बताया इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर डी के अंदर के सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है वो इसके होल्डर्स बन जाएंगे जो इनिशियल शेयर कैपिटल है। द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज प्रोपोज्ड डायरेक्टर्स आर डीम्ड टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस। क्या मतलब वो इसका शेख साहब, द पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज प्रोपोज्ड डायरेक्टर क्यों कह रहे हैं? अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट जब आर्टिकल्स आपने बनाया था तो आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट थोड़ी हुई थी, जब वो सबमिट हुआ, जब वो रजिस्ट्रार ने अप्रूव किया, जब हुई ना कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो उस वक्त तक तो प्रपोज थे ना। तो कह रहा है जिस दिन कंपनी बन गई, जिस दिन वो COI मिल गया, वो प्रपोज से निकल गए, अब वो सिर्फ डायरेक्टर हैं, मतलब डायरेक्टर बन गए, प्रपोज से निकल गए और डायरेक्टर्स बन गए। वेरी गुड शेख साहब। अच्छा मुझे भाव रहे, अगर कोई लायबिलिटी फॉर एग्जांपल कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जून को, सही है, कोई डायरेक्टर की कोई डिसीजन लिया, कोई जूम की मीटिंग पे कुछ हुआ, लायबिलिटी इंकर हो गई 1 जुलाई को। अब वो डायरेक्टर ऑफिस आता नहीं था, वर्क फ्रॉम होम पे था, जो भी था एक्सवाइज़ेड चीज थी, सही है। ये क्या है, सर्टिफिकेट डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या है, डेट ऑफ लायबिलिटी, सही है। यहां से उसने ऑफिस प्रॉपर बन गया हमारा, पर ऐसे एक कमरा था। 1 जून को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, 1 जुलाई को एक लायबिलिटी इंकर हो गई। अब ऑफिस उस वक्त सही बना नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, डायरेक्टर वगैरह आते भी नहीं थे। अब एक ऑफिस आपका पूरा बन गया 30 अगस्त को, सही है। इतना टाइम लगा आपको, 2 महीने लगे, जून जुलाई 3 महीने में आपका ऑफिस बड़ा VIP पप्पू साहब का ऑफिस एक बन गया, सही है। डायरेक्टर्स ने आके यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया ऑफिस। अब एक डायरेक्टर की लायबिलिटी यहाँ अराइज हुई, यहाँ पे उसको पेनल्टी पड़ गई, कहाँ पे, सितंबर में, सही है। सितंबर में उसको आके पेनल्टी पड़ गई, सही है। कोई ऐसी लायबिलिटी थी जिसमें डायरेक्टर जो है जिम्मेदार हुआ, डायरेक्टर पे भी एक पेनल्टी पड़नी है। डायरेक्टर एक चीज बोल रहा है, क्या देखो यार मैं तो इस तारीख पे था ही नहीं, हम तो आते ही नहीं थे, बैठते ही नहीं थे, मेरी तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग सितंबर है। क्या डायरेक्टर से बच जाएगा ये कह के? क्यों? किस टाइम पे प्रपोज डायरेक्टर था? डेट ऑफ लायबिलिटी प्रपोज डायरेक्टर था, बिल्कुल। वो इस तारीख से डायरेक्टर बन गया। अब वो ऑफिस आता है नहीं आता, ऑफिस बना नहीं बना, वो एक कमरा था, आलीशान बिल्डिंग बन गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से वो डायरेक्टर बन गया, कोई भी लायबिलिटी इस पे आएगी तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कह सकता वो कि मैं तो कोविड था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, यहाँ से आके बैठना शुरू किया मैंने, ऑफिस भी नहीं बना था, ये वो कोई ड्रामे नहीं कर सकता। लॉ कह रहा है कि यहाँ से आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई है। समझ में आ रहा है आसमा? इसमें बस एक यही टेक्निकल पॉइंट था। अच्छा जी, आइए आगे पढ़ते हैं। द अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इससे पीछे क्या पढ़ा था हमने? अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ा था। अब पढ़ रहे हम अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। 4 बजे MF है ना? 4 बजे हाँ, तुम्हारी नहीं है लेकिन क्लास तो है ना। अच्छा, कह रहा है सेक्शन 17 अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। नहीं है इंशाल्लाह, नेक्स्ट कल वाली क्लास में इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल वाली क्लास में, हाँ कल संडे। शेख साहब आप दो ना बिल्कुल ही टोन देखते हैं कहाँ तक होता है। दुआ है अच्छा चलो, सेक्शन 17 देखते हैं कहाँ तक होता है। सेक्शन 17 में कह रहा है अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स व्हेन रजिस्टर्ड। देखो अभी तक उसने बताया, पीछे क्या बताया कि अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा मेमोरेंडम का।
पीछे जो उसने बताया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बताया कि सब्सक्राइबर जो है वो इनिशियल शेयर होल्डर बन जाएंगे, डायरेक्टर की डायरेक्टर जो प्रपोज से वो निकल जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे। तो ये उसने 3-4 बातें उसने मेमोरेंडम के पर्सपेक्टिव से बताई। अब वो ओवरऑल बता रहा है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की दोनों के इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होंगे पोस्ट रजिस्ट्रेशन। ये भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन है, सही है, ये भी इनकॉर्पोरेशन की बात है। कह रहा है व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर टू द सेम एक्सटेंट as if they respectively had been signed by each member। क्या मतलब है? देखो मेरी बात सुनो, सही है। अब अगेन ये पोस्ट रजिस्ट्रेशन बात कर रहा है, लेकिन जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन बात नहीं कर रहा है, जनरल बात कर रहा है। ये कुछ जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम क्या था कि जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन। शेख साहब यहाँ पे वो जो है जस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन नहीं कह रहा, ओवरऑल बात कर रहा है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन या जब तक कंपनी चल रही है। मुझे एक बात बताइए, हमने एक चीज पढ़ी थी मुस्तफा, क्या पढ़ी थी हमने? मेमोरेंडम में क्या होता है, एंड में क्या होता है, नाम आते हैं ए बी, सब्सक्राइबर जितने सी डी, सही है, इनके नंबर ऑफ इनके शेयर्स आ जाएंगे, इनके वो फादर नेम वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, सही है, एंड में इनका सिग्नेचर आ जाएगा। ये कौन है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, सही है। अच्छा, अब ये लोग साइन करते हैं। अब इसमें से एक नाम मुस्तफा का भी है। मुस्तफा ने 2 साल बाद शेयर भेज दी इनको, क्या इनका साइन यहाँ पे होगा? क्या ये यहाँ आएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ही आते, सब्सिक्वेंट लोग नहीं आते। तो वो कह रहा है, तो वो यही कह रहा है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है जब रजिस्टर हो जाए वो हर मेंबर को उसी तरह बाइंड करेगा जैसे कि तसव्वुर कर रहा है कि जैसे कि उसने उसको साइन किया हो। एक सेकेंड, जैसे कि उसने उसको साइन किया हो। साइन जब आप किसी चीज को करते हैं तो उसका मतलब होता है यू अग्री टू डेट, या किसी चीज को अपने साइन करते हैं, साइन का मतलब है कि यू अग्री टू डेट व्हाटएवर इज रिटन ऑन इट। सही, तो वो कह रहा है कि भले से सब्सक्राइबर साइन करते, सब्सक्राइबर के बाद के मेमोरेंडम साइन, सब्सक्राइबर के बाद के मेंबर साइन नहीं करते, लेकिन उनके लिए भी वही तस्वीर किया जाएगा कि उन्होंने भी साइन किया। के इलेक्ट्रिक 1913 में बनी है, उनके सब्सक्राइबर के बच्चों के बच्चे भी शायद जिंदा ना हो। उस जमाने में जो सब्सक्राइबर होगा तो 30-40-50 साल का बंदा उस जमाने में होगा, वो 18वीं सेंचुरी में पैदा हुआ होगा, उनकी तो 3 नस्लें भी मर चुकी होंगी उसके बाद की। आज अगर मैं के इलेक्ट्रिक का शेयर खरीद रहा हूँ, मैंने 500 शेयर खरीद लिए के इलेक्ट्रिक के, तो वो कह रहा है कि मुझे कह रहा है कि इसी तरह तस्वीर किया जाएगा कि तुमने उस आर्टिकल और मेमोरेंडम को साइन किया है, उसके हर एक पॉइंट, कॉमा, फुल स्टॉप, सबसे तुम जो है सब जो कुछ उसके अंदर लिखा है तुम उसके लिए जिम्मेदार हो। अब पूछो सर, फॉर एग्जांपल इनिशियल शेयर होल्डर्स थे, कंपनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ था, सही है। अब वो उनको प्रपोज शेयर होल्डर्स कहते थे, जो बाद में पक्के शेयर होल्डर्स बन गए। प्रपोज शेयर होल्डर तो नहीं कहा, मतलब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, ठीक है। अब मुस्तफा ने वो शेयर सब्सिक्वेंट को बेच दिए, तो फिर भी उसका मेमोरेंडम में नाम रहेगा? बिल्कुल लगा, कंपनी के मरते दम तक रहेगा, कंपनी के मरते दम तक, क्योंकि इनिशियल शेयर होल्डर इसलिए मुस्तफा की हयात तक नहीं, कंपनी की हयात तक। अब 1913 में जो जिन्होंने मेमोरेंडम बनाया था उनके जो साइन थे वो आज तक के इलेक्ट्रिक के पास पड़े हुए होंगे। जो सारे फाउंडर्स उनके आज तक नाम बिल्कुल, हाँ, मेंबर नहीं रहेगा, अरे मर गया होगा वो, जिंदा है तो मेंबर भी रहेगा। नहीं तो सब शेयर से अपने भेज दो, कैसे मेंबर रहेगा? शेयर भेज दो तो फिर नहीं रहेगा ना, लेकिन नाम तो सीधा रहेगा ना, सीधा पूछ रहा हूं। बिल्कुल रहेगा, सब्सक्राइबर का नाम आता रहेगा जब तक कंपनी जिंदा है। कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं हो जाती, सब्सक्राइबर उसका जो है वो वही सब्सक्राइबर रहेगा, भले से वो अगले दिन ही बेच दे शेयर, जिस दिन आए उसके बाद उसी दिन बेच दे तो भी वो सब्सक्राइबर रहेगा। कहाँ थे हम? हाँ, जब हमने इसको शुरू ही किया था, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स शाल व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय ईच मेंबर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एंड कंटेन द कवेनेंट, कवेनेंट कहते हैं क्लॉज को, ऑन पार्ट ऑफ ईच मेंबर, एक क्लॉज है, और एक कहना है कि तस्वीर की जगह एक क्लॉज है ऑन पार्ट ऑफ ईच मेंबर हिज हियर्स। हियर्स कब? फॉर एग्जांपल मुस्तफा के अब्बू के पास शेयर है, मुस्तफा के अब्बू ने कहा कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो ये शेयर जो है मुस्तफा और मुस्तफा के दूसरे भाई के पास ही चले जाएंगे। तो मुस्तफा और दूसरे भाई क्या लीगल हियर्स हुए, अब्बू ने वसीयत करी कि 60 साल के बाद चले जाएंगे, मेरे शेयर इनके पास चले जाएंगे। तो मुस्तफा उनके भाई क्या हुए? लीगल हियर्स। एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वही बारी बात, टू बी बाउंड बाय ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड ऑफ द आर्टिकल्स। सबसे पहली बात क्या करी? मेंबर के लिए करी। मेंबर के लिए क्या करी कि मेंबर जो है इसी तरह तस्वुर किया जाएगा कि उसने साइन किया है, और मेंबर खुद भी बाउंड होगा। फॉर एग्जांपल कोई मेंबर एक्सट्राजी मेंबर है, वो मर गया, ऑटोमेटिकली उसके शेयर किसी के पास तो जाएंगे ना, उसके बच्चों के पास जाएंगे। ये कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
हेयर्स कौन है? अगर आपने किसी का नाम लिख के दिया है कि यार ये भी मैं इनके नाम पे जाएंगे, एक तरीके से सिनोनिम के तौर पे इसको यूज किया कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो और लीगल हेयर्स हो, क्योंकि अगर कोई मेंबर मर गया तो उन पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एक मेंबर है, सही है, और उसका बेटा है एस, सही है, सन। अब वो ये कह रहा है, अब ए के शेयर जाके एस के पास, अब एस कह रहा है देखो मैंने कोई खरीदा ना, मैंने साइन किया कुछ, तो मुझ पे क्यों, और ना ही मैं मेंबर था, मुझ पे क्यों एप्लीकेबल है? तो लॉ कह रहा है भाई आप पे भी एप्लीकेबल है, आप पे भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। क्या एक कॉम्बिनेंट है ऑन पार्ट ऑफ द ईच मेंबर, हर मेंबर के लिए उसकी हेयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि वो ऑल द प्रोविजन जो भी एक एक लफ्ज उसके अंदर लिखा है उससे बाउंड हैं। फिर क्या कह रहा है? ऑल मनी इज पेबल बाय अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम एंड बी पेबल in cash within 30 days from the date of incorporation of the company। ये जो एंट्री बनाई है ना इसकी 100 मिलियन, फॉर एग्जांपल ये हम तीनों ने मिलके शेयर खरीदे, कौन है? एक है मुस्तफ़ा, एक है बुरहान, एक है शेख साहब, सही है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी। वो ये कह रहा है 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है इनसे पैसे लो, मुस्तफ़ा से, बुरहान से और शेख साहब से, जितना इनका कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं मुस्तफ़ा ने लिए 20 मिलियन शेयर नहीं, 20 मिलियन शेयर कैपिटल, तो ये इसके हिस्से में आ रहा है, बुरहान के हिस्से में आ रहा है मिसाल के तौर पर 20 आ रहा है, इसके हिस्से में भी, शेख साहब के हिस्से में कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो वो कह रहा है भाई ये डेट है, अभी तो कंपनी नहीं बनी थी ना, अभी तो कुछ भी नहीं लिया आपने, तो सिर्फ आपने लिख के दिया उसके अंदर। जिस दिन कंपनी रजिस्टर हो गई उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर ये सारे पैसे जो हैं आपने जो है देने हैं। ये जिस दिन कंपनी हो गई, बन गई, वो आपके लिए डेट बन गया। किसके लिए डेट बन गया? हमारे लिए डेट बन गया। ड्यू टू द, देख के नहीं बताओ, ऐसी बता दो, ड्यू टू द कंपनी ना, कंपनी को देने ना हमें, भाई कंपनी हमने बनाई है ना, तो कंपनी को हमें देने, फंड करना है कंपनी को। डेट ड्यू फ्रॉम अस, डेट ड्यू टू द कंपनी, सही है। पेबल है ये। तो 60 मिलियन की मिसाल से नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। डॉलर नहीं, मैंने पाक रुपये लिखा था। डॉलर समझा। अच्छा, और मनी पेबल बाय अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब शैल बी अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम कौन? ऊपर लिख दो सब्सक्राइबर, एंड बी पेबल इन कैश विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर उसको ये देने हैं। In case the share money is not deposited within the prescribed time, within the prescribed time, अगर 30 दिन के अंदर मैंने मुस्तफ़ा ने दे दी है, शेख साहब ने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा, या 60 नहीं दे रहा, मेरे पास 40 मिलियन है, 50 मिलियन है, मैंने कोई और इन्वेस्ट करी, तो फिर क्या होगा? The share shall be deemed to be cancelled and the name of that subscriber shall be removed from the register। शेख साहब का नाम जो है रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम से निकाल दिया जाएगा शेख साहब का नाम, अगर शेख साहब ने पैसे नहीं दिए। 60 मिलियन देख के तुम ही डरे थे, मुस्तफा तो 20 मिलियन पे कहता है, 60 में मेरा नाम होना चाहिए था। 60 मिलियन से मेरा निकाल लो, कंपनी बंद रहेगी। अच्छा जी, इन केस द, अच्छा बल्कि पढ़ लिया, the receipt of the subscription money from the subscriber shall be reported by the company to the registrar within 45 days from the date of incorporation। इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं, सिंपल सी बातें हैं, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है। डेट ऑफ assuming every month has 30 days, हमारी सिंपल सी मिसाल होती है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है हमारी 1 जनवरी, सही है। तो सब्सक्राइबर को कब देने पैसे? 30 दिन 30 जनवरी। Subscriber to deposit share capital amount within 30 days, सही है। 30 डेज तो कितना बन जाएगा? 30 जनवरी। अब इनको क्या करना है? इनको रिसीट का प्रूफ देना है। वैसे थोड़ी कि एसएसबी को बोलते हैं लेटर लिखते हैं, तो प्रूफ किस तरह होगा? बैंक स्टेटमेंट दे देंगे। मुस्तफ़ा ने कंपनी का अकाउंट खुला है, उसमें डिपॉजिट कराएं।
अब वो डिपॉजिट के सब क्या होगा, बैंक स्टेटमेंट दे देंगे, भाई देखो ये मुस्तफ़ा की तरफ से हैं इतने पैसे आ गए, शेख साहब की तरफ से आए इतने पैसे आ गए, बुरहान की तरफ से आए इतने पैसे आ गए। इनको क्या करना है, प्रूफ टू बी प्रोवाइडेड विद इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ अबव। कंप्लायंस नहीं लिखा, तो उनको फिर लिखा है हाँ 45 डेज। ये अगर इन्होंने 28 जनवरी को कर दिया फिर भी 15 फरवरी होगा, ये किसी भी सूरत में ये 15 फेब ही होगा। ये 30 हो, ये 28 हो, ये 20 हो, ये 22 हो, ये 2 जनवरी को उन्होंने पैसे दे दिए, फिर भी इसके लिए उनके पास टाइम 15 फरवरी तक का ही है। क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रही है? सही है। विच शाल बी अकम्पनीड बाय सर्टिफिकेट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखिए कितनी इज्जत मिल रही है आप लोगों को। वो कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करेगा। क्या सर्टिफाई करेगा? यस, वो अपनी रिपोर्ट बना के देगा 1 पेजर की, यस ये जो पैसा है मिस्टर मुस्तफ़ा ने, मिस्टर शेख ने और मिस्टर बुरहान ने ये पैसा कंपनी को इतना इतना पैसा दे दिया है। मेमोरेंडम से कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुस्तफ़ा ने 20 मिलियन दिए होगा, वो दिखाओ मुस्तफ़ा को कितने देने थे, वो आप मेमोरेंडम दिखाएंगे उसमें 20 मिलियन लिखे होंगे, शेख साहब के 60 लिखे होंगे, मेरे 20 लिखे होंगे। फिर वो बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, हाँ 20 60 60, फिर वो कंफर्म करेगा हाँ भाई इन्हीं लोगों ने दिए, ऐसा तो नहीं कहीं इस पर गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आ गया। वो कंफर्म करके अपनी रिपोर्ट बना के उस पर साइन करके दे देगा। वेरीफाइंग रिसीट्स ऑफ द मनी शो सब्सटेंस। ये सेक्शन में क्या था, ये सेक्शन में अफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में क्या इसने छोटी छोटी बातें करी। इसने कहा कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जब रजिस्टर हो जाएंगे बाइंड कर देंगे हर उस मेंबर को उसी तरह जैसे कि उसने साइन किया हो उस पर। सही है। फिर इसने दूसरी बात क्या करी कि उसके अंदर एक कॉवेनेंट एक क्लॉज तस्वुर किया जाएगा जिसके बाउंड करेगा हर मेंबर को, उसकी लीगल एड्स को, रिप्रेजेंटेटिव को, कि वो जो है आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में जो भी लिखा है उससे बाउंड हो जाए। सही है। कंप्लायंस उनके लिए मैंडेटरी हो गई। नंबर दूसरे उसके बाद क्या किया कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितना उन्होंने वादा किया है, जितना लिखा है मेमोरेंडम के अंदर, वो पैसा जमा करा दे कंपनी को। वो डेट है उनके लिए ड्यू टू द कंपनी। सही है। अब वो कह रहा है देखो सर इससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है प्रूफ देना होगा। प्रूफ किस तरह देंगे आप? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे वो उसको पकड़े, उसको बोलें कि भाई सर्टिफाई करे, आपको सर्टिफिकेट दे। वो सर्टिफिकेट आपको 45 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको जमा करानी होगी टू द SCCB रजिस्ट्रार। देखो SCCB और रजिस्ट्रार में फर्क करना, जहाँ लिखा है रजिस्ट्रार वहाँ रजिस्ट्रार ही लिखना, जहाँ कमीशन लिखा है वहाँ कमीशन लिखना, SCCB नहीं लिखना। SCCB को वो कमीशन के लफ्ज से जानता है। अब तो पूरा हो गया, 5 मिनट के बाद पूरा ही स्टार्ट है। एक घड़ी कौन सी घड़ी पीछे? ये घड़ी पीछे। हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही, ऑफ कर देते। एक दिन रुक जाओ, कल फिर इसको कंप्लीट करेंगे हम। पता कितना है? ज़्यादा नहीं है। पेपर अच्छा देखिए, आज आप लोग सब जो आज आपके क्लैश भी था, फिर ज़रा आपने नमाज़ पढ़ी, फिर ऑनलाइन की जो हमारी बच्ची आती है आसमा, वो भी देर से आई, तो हमने जो है आज क्लास देर से स्टार्ट करी। कल इंशाल्लाह हम क्लास को टाइम पे स्टार्ट करेंगे। सही है। हमारी क्लास कल 4 बजे है, 4 है, 4 से 6 है, 6:30 तक भी जा जाएंगे हम। हाँ हम जो है 4 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, 4:45 बजे ब्रेक करेंगे नमाज का असर की, फिर हम 5 बजे रिज्यूम करेंगे, फिर हम मगरिब के ब्रेक करेंगे। और बच्चा का टारगेट क्या है? चैप्टर कंप्लीट करना और चैप्टर नंबर 1 के पास पेपर। आप 5:30 पे दे देना ब्रेक हमें, उसमें 5:30 में ऐसा टाइम भी होगा। नहीं ऐसा नहीं, नमाज अफजल टाइम में पढ़नी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि एक वजू से आप 15 मिनट के अंदर 2 नमाजें पढ़ लें, ऐसा नहीं। सही है। वो जो है पहला ब्रेक 4:45 कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह क्लास को 5 बजे रिज्यूम करेंगे, 6 बजे ब्रेक करेंगे और 6 के बाद जो है हम लोग 15 मिनट अगर कुछ रहता है तो उसको करके। टारगेट हमारा यही है, टारगेट हमारा ये होगा कि हमने चैप्टर कंप्लीट करना है, चैप्टर 1 के पास पेपर करने, जो उस वक्त पास पेपर हमने ऐसे ही कर लिए थे, ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं थे उसमें। इंशाल्लाह करेंगे। फिर इसके पास पेपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सैटरडे करेंगे। मैं पूरा 1 हफ्ता दूंगा। पास पेपर किस तरह करेंगे सुन लिया, हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं। आपने क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है पूरा, रीडिंग। जिस तरह एक नॉवल पढ़ते हैं, रिसाला पढ़ते हैं, समझने अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करना है, लिंक करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आपने इसको रीड करना है। फिर आपने क्या करना है, सवाल को पढ़ना है। जब आपके सारे कनेक्शन बन गए, आपने चीज़ें कनेक्ट कर ली हैं, ऐसे जोड़ ली आपने, फिर आपने सवाल को पढ़ना है। सवाल को पढ़ने के बाद आपने देखना है कौन से सेक्शंस आया, फिर आपने इसको सामने रख के सॉल्व करना है। याद नहीं करना भी, जब तक मैं ना बोलूँ 3, अभी आप दिसंबर की 15 तारीख से पहले कुछ याद नहीं करेंगे, कम लॉ में। दिसंबर की आपने सिर्फ अभी 2-3 चैप्टर के मेरे साथ बैठ के पास पेपर्स करने। दिसंबर 15 तक हम एक और चैप्टर इसका कर लेंगे, फिर हम पास पेपर करेंगे।
हमने आपने सामने इसको रखना है, आपने इसको देख के पास पेपर करना है। अभी हमने सॉल्व करना सीखना है, अभी हमने जो है रटना याद करना नहीं सीखना। जो आज इस किताब में लिखा है वो कल आपके जहन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आप क्लास 1 से याद कर रहे हैं, सही है। तो अभी आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 2-3 चैप्टर हम इस तरह सॉल्व करेंगे, फिर जब आगे चौथे 5वें चैप्टर में जब हम जाएंगे मैं खुद बोलूंगा कि अब याद करके सॉल्व करो, सही है। फिर आपके अंदर इंशाल्लाह वो चीज़ डेवलप हो जाएगी। इस चैप्टर में आप फंसेंगे, अटकेंगे, मसले मसाइल होंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर में उससे बेहतर होगा, उससे नेक्स्ट चैप्टर उससे बेहतर होगा। 4 चैप्टर जब हो जाएंगे, आधी किताब हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको मैं बोलूँगा कि अब आप याद करके इसको सॉल्व करो। पास पेपर हमने इस तरह करना है ताकि आपकी ड्राफ्टिंग भी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। किताब सामने रखने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। हमारा मसला अंडरस्टैंडिंग का होता है, हमारा मसला ड्राफ्टिंग का नहीं होता। ये हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी लैक ऑफ, जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग कोई इशू नहीं होता। सही है जी, चलें जी, इंशाल्लाह भी कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में सब टाइम पे आएंगे और इंशाल्लाह हम टाइम पे क्लास को स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।